उसने काम बोला था कि जब उससे किसी ने पूछा कि आप कितना जानते हैं, सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम कितना जानते हो, तो उसने कहा था कि इतना कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं जानता। The death may be the greatest of all human blessing. मौत जो है हर इंसान को आनी है और ये खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है। कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे ने मौत का जायका, ये आपको समझ लेना चाहिए कि हर बंदे ने मौत का जायका चखना। इल्म जो है ना, बेसिकली ये सच्चाई बेस करता है, और खुदा ने जितनी आपको 6x6 आइज़ की नज़र दी है ना, ये सिर्फ आपको रास्ते देखना, चीज़ों को पहचानने के लिए दी है। लेकिन इल्म जो है, खुदा का इल्म जो है, उसको जानना जो है वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वो नबियों, वलियों, साइंटिस्ट को भी बड़े महदूद लेवल पे मिला है, किसी को भी पूरा कायनात का इल्म नहीं है मास्वा अल्लाह की ज़ात के। जब इंसान बीमार होना शुरू हुआ तो इसको ये होता था कि सांप ने डस लिया, शेर ने खा लिया, काट दिया। जो चीज़ें उसकी आइस देख सकती थी, किसी ने मुक्का मार दिया, किसी ने कुल्हाड़ी मार दी, कोई डूब गया, जो नज़र आने वाली चीज़ें जो इंसान की आंख देख सकती है। लेकिन पिछली 1.5-2 सदियों में इंसान ने इस अपनी आंख को देखने की सलाहियत थ्रू माइक्रोस्कोपिक बढ़ा ली है। तो वो जो कहता था कि आप इतना जानने के बावजूद कुछ नहीं जानते, तो आज आप मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना शुरू हुए हैं, आप ज़मीन के तह के अंदर देखना शुरू हुए हैं, आप फिज़ा में क्या क्या आप देखना शुरू हुए हैं। लेकिन हो सकता है 1 सदी बाद, 50 साल बाद इससे ज़्यादा भी चीज़ें आप देखना शुरू हो जाएं। तो ये ज़हन में रखें कि हम जब ये नारा लगा देते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, उस बंदे को कख नहीं आता होता, उसको कख नहीं आता होता कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, एक ज़मीन का इल्म इतना बड़ा है, तो पता नहीं कितने और इससे ज़्यादा ज़मीनें दुनिया में मौजूद है जिसका इल्म जो है हमें नहीं आता। और इल्म का सीखने का, समझने का, हम एक दरवाज़ा जब खुलता है तो हम समझते हैं हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो आगे एक दरवाज़ा और बंद मिलता है आपको, एक और दरवाज़ा बंद मिलता है। सिर्फ एक दवाई जिसको 2 सफ़ों पे भी लिखी हो ना, 2 सफ़ों पे लिखी हो या 1 सफ़े भी लिखी, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे उसमें से नई नई चीज़ें निकलेंगी। इसलिए कि आपकी जो दिमाग है वो किस वक्त क्या तलाश कर रहा होता है वो आपको नज़र आता है, और किस वक्त बाकी चीज़ें आपसे छुपी हुई होती हैं। और इल्म का हसूल जो है वो ये ज़हन में रखें कि ये खुदाई एक देन है किसी को अगर मिलता है तो। और खुदा, आप किसी से कर्ज लें ना, कर्ज, अगर आप उसको कर्ज वापस नहीं करते तो वो आपको मज़ीद कर्ज नहीं देगा। आप पे कोई बंदा एहसान करता है और आप उसके एहसान का बदला नहीं चुकाते, उलट देते हैं, तो वो मज़ीद एहसान नहीं करता। तो इल्म, हमारे पास इल्म के जो ज़राए हैं, एक तो वो ज़राए हैं जो हमसे पहले लोगों ने काम किया, और एक ज़राए वो हैं जो आप खुद काम कर रहे हैं। मुझसे पहले जो लोगों ने काम किया, आज से 100 साल 150 साल पहले, उनके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इल्म नहीं था,
लेकिन उन्होंने जिस हद तक लाइन ड्रा की वो बुनियाद थी। हनीमन का एक अफरोज़म है जिसमें वो कहता है कि वाइटल फोर्स जो है वो ज़र्रे ज़र्रे के अंदर मौजूद है। उसने मतलब उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ये सेल तक लिमिटेड नहीं है। सेल एक इकाई है ना। अब नई इन्वेस्टिगेशन है तो सेल के अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ है और डीएनए पे 3.2 बिलियन बेस पेयर पड़े हैं। 3.2 बिलियन बिलियन आप खुद सोचें, 3 अरब। तो उसने कह दिया कि ज़रे ज़रे में मौजूद है। फिर खुदा ये कहता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया, चिकनी मिट्टी से बनाया, इसका मतलब उसके पानी में ये मेज़ेज थी, और फिर मैंने आसमान से उसके अंदर रूह फूंक दी। आज साइंस ये कहती है, ये कितने 1400-1500 साल पुरानी बात है, आज से साइंस कहती है कि बॉडी की कंपोजिशन में फलां चीज़ें, सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद है, फलां चीज़ भी है। और मैंने 2 साल पहले एक अपना आइडिया फ्लोट किया था। मैं कहता था कि जितनी मिट्टी की कंपोजिशन है और जितनी मिट्टी की पैदावार है, चाहे वो चरिंद हैं, चाहे वो परिंद हैं, चाहे वो मिनरल हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो सारे की सारों की अमेज़श इंसान के अंदर मौजूद है। वो सारों की सारों, कुछ हद तक साइंस जो है उसने कह दिया है। अब एक और नज़र जो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, एक कुएं का मेंढक होता है ना, उसको सिर्फ कुएं का हिस्सा नजर आता है, उसको सिर्फ कुएं का हिस्सा। आप इस हाल में बैठे, आप इसके हाल का हिस्सा आपको नजर आता। लेकिन वो कहता है कि तू तलाश कर, मैं तुझे नवाजूंगा। जिसने इल्म की तलाश की उसको नई नई राह मिली, उसको नई नई राहें मिली। इस वक्त दुनिया जो फेस कर रही है, इस वक्त जो दुनिया फेस कर रही है, इस ना नजर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे, शेर से खाइफ नहीं है, शेर से खाइफ नहीं है। शेर से आप बच सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप नहीं बच सकते। आप सांप से बच सकते हैं, आप कुल्हाड़ी से, गोली से बच सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बच सकते। और साइंस इस बात पे परेशान है, उसने वैक्सीन भी निकाली है, फिर भी हज़ारों किस्म के माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए। और उसका वैक्सीनेशन का ये है कि उसने हिफ्ज़ मातकद्दम पे आपको बचा सकती है, लेकिन जब हो जाए तो फिर नहीं बचा सकती। लेकिन हनीमन एक ऐसा शख्स गुजरा है जिसने इसका तोड़ निकाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो तोड़ बड़ा खूबसूरत है। और मैं वो बात उसकी, मेरी आदत है कि मैं हमेशा रेफरेंस से बात करता हूँ। मेरी अपनी जो रिसर्च वर्क है वो भी मैं किसी लॉजिक से करूँगा, क्योंकि कुरान पाक में भी तमाम, पूरा कुरान पाक पढ़ें तो उससे पहले नबियों के वाक़यात हैं, फिर खुदा खुद रेफरेंस देता है कि फ़लाँ जगह मैंने ये किया था, तुम्हें याद है? फ़लाँ कौम को मैंने बर्बाद किया था, तुम्हें याद है? तो इसलिए साइंस इस बात पे बिलीव करती है कि पोस्ट एक्सपेरिमेंट्स को आप कोट करें। रसूल पाक ने जब पहली बात कन्वर्सेशन की थी तो उन्होंने लोगों को कहा था, क्या मैं ईमानदार और सच्चा हूँ? तो ये याद रखें, इल्म ट्रांसफ़र जब आप किसी को करते हैं तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है, वगरना आप अगर गलत बात किसी को बताएंगे,
मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोग यूँ नहरे मारे होते हैं, गलत बात आप करके, अनएक्सपीरियंस बात अगर आप किसी को बताएंगे, या अगर आप किसी को कोड करेंगे कि फलां शख्स ने कहा, तो उस शख्स को कोड करेंगे, अगर वो गलत भी है तो उसके जिम्मे जाए। और जैसे कि आप किसी की बात अपने जिम्मे डाल लें, क्या बात है। इस तरह से मेरे सिस्टम को नुकसान होगा, इस तरह इंसानियत का नुकसान होगा। मैं थोड़ा सा अशारों में बात इस कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो शायद ये समझते हैं कि प्रैक्टिस का राज ये है। प्रैक्टिस का राज ये नहीं है। ये प्रैक्टिस फर्ज करो 10 मरीज आप इकट्ठे भी कर लेंगे तो अगले दिन वो 10 नहीं रहेंगे, जब उनको फ़ायदा नहीं होगा तो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। और फिर आप किसी को गलत बात बता दें, इंसानी सेहत का मामला है, आप किसी को गलत बात बता दें, इनोसेंट लोग बात आपकी सुन रहे होते हैं, आप किसी को गलत बात बता देते हैं, तो फिर उसका नुकसान होगा। उसका जितना नुकसान होगा वो आपके खाते में पड़ेगा। जिस तरह आपको खाते में उसका फायदा भी पड़ेगा, इसी तरह आपके खाते में उसका नुकसान भी पड़ेगा, ये याद रखें। और खुदा अपनी इंसानों के साथ की हुई ज्यादतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करता, ये बात अटल है। मेरी औलाद के साथ कुछ गलत होगा, वो करने वाले को कभी मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो खुदा की क्रिएशन है, मखलूक है खुदा, इसलिए दुरुस्त बात बताएं, ईमानदारी से बताएं, जो देखा है बताएं। ठीक है जी। मेरे पास आज जो फ्रोज़न है ये भी बड़ा मज़ेदार है। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि हम माइंड पे इलाज करते हैं, ऐसे ही कहते हैं। आधा मटीरियल मेडिकल माइंड के बगैर लिखा है अगलों ने, तो फिर वो तो सारी दवाइयाँ फरसूदा होगी, है ना। इसी तरह बात, पूरी बॉडी कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये बात रखें कि आज भी आपने कुछ केसेस मेरे कैंसर के देखे होंगे ना आपने, वो केसेस कैसे देखे होंगे आपने, वो शुरू कहाँ से आया और पहुंचा कहाँ से है। ये याद रखें, माइंड के अंदर अलामात पहले नहीं पैदा हो सकती, पहले प्रेफरी में पैदा होंगी। कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो वो लोअर एक्सट्रीमिटी से, पेरिफेरी से शुरू होता है, तो फिर वाइटल ऑर्गन की तरफ बढ़ता है। माइंड बाद में पकड़ा जाता है, क्योंकि खुदा ने माइंड को महफूज रखा हुआ है। आपको पता है पूरी बॉडी में शुगर का इस्तेमाल विदाउट इंसुलिन नहीं हो सकता, लेकिन माइंड के अंदर डायरेक्ट शुगर यूज होती है विदाउट इंसुलिन। सेफ्टी दी उसने कि कहीं ऐसा ना हो कि माइंड पहले कोलैप्स कर जाए, उसको सेफ्टी मेजर दिए हुए हैं, क्योंकि उसने कंट्रोल करना है पूरी बॉडी को। तो इसलिए ये जहन मैं अफरोज़म पढ़ता हूं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे लाएं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में। ऐसे मामला जिनमें आम जिस्मानी बीमारियां जो जानलेवा साबित हो सकती हैं, जैसा कि फेफड़ों का गल सड़ जाना या किसी आम उज़्व का तबाह हो जाना, या फिर कोई और शदीद बीमारी मसलन ज़चकी वगैरह जो पागलपन में तब्दील हो जाती है। नफ्सियाती अलामात में तेज़ी से इजाफे की वजह एक किस्म का मालिक्यूला पागलपन हो जाता है, जिसकी अलामात पहले से मौजूद थी, जिसकी वजह से जिस्मानी अलामात अपनी ख़तरनाकी खो देती है। ये अलामात बाद में ठीक हो जाती हैं, यहाँ तक कि मुकम्मल सेहत बहाल हो जाती है, या इतनी कम हो जाती है कि एक ज़ीरक और गहरी नज़र रखने वाला मालिज भी नहीं देख सकता कि वो जिस्मानी बीमारियां ख़त्म होके ज़हनी जिस्मानी में जब जाती हैं तो उसको एक ज़ीरक
मुआलज भी जो अपने आप को समझता कि मैं बहुत समझदार हूँ, वो भी नहीं देख सकता। इस तरह ये बीमारी एक तरफा हो जाती है, जैसे कोई मकामी बीमारी हो जिसमें ज़हनी अलामत जो पहले बहुत कम थी इतनी बढ़ जाती हैं कि वो एक बड़ी अलामत बन जाती है और बड़ी हद तक बाकी जिस्मानी अलामत में हावी हो जाती है, कि फिर वो कन्वर्ट हो जाती है ज़हनी अलामत में, और फिर वो जिस्मानी, बंदा कहता है सड़कों पे पागल नंगे पाँव फिरता होगा। और आपको पता है 30% टीबी के जो मरीज हैं वो पागल हो जाते हैं। एक डॉक्टर है, उसने कोड किया हुआ है स्वान या इस तरह का उसका नाम, उसने कहा आप पागल खानों में 30% मरीज आपको टीबी के मिलेंगे। इसका मतलब जिस्मानी बीमारी कन्वर्ट होगी, पागलपन उसने कर दिया। मुख्तसरन ये कंक्लूड करता है सारे अपने उसको, मुख्तसरन ये कि तमाम जिस्मानी बीमारियां रूहानी, ज़हनी और जज्बाती अज़ाब में मुंतकिल हो जाती हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियां आपकी इमोशंस पे, आपके दिमाग पे, आपके जज्बात पे, जज्बाती अज़ाब पे मुंतकिल हो जाती हैं, जिस तक एनाटमी का माहिर अपनी जराई से अभी तक ना पहुंच सका और ना कभी पहुंच सकेगा। टीबी सप्रेस हुई, दिमाग में चली गई। और कोई भी आप कैंसर उठा के देखें, उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी देखें कि वो स्टार्ट फर्ज करें पाउंड से हुई, तो उसने अल्टीमेटली अब एरिंग का लॉ ऑफ केयर अगर आप पढ़ें ना, जो उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं कि बीमारी जो है वो नीचे से ऊपर का रुख इख्तियार करती है, और जब ठीक होती है तो ऊपर से नीचे का रुख इख्तियार करती है। जो अलामात सबसे पहले आती हैं जाते हुए सबसे बाद में जाएंगी। इसका मतलब है कि फिर जब रिवर्स ठीक होगा तो पहले ब्रेन ठीक होगा, फिर जिस्म ठीक होगा। इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड जाएंगी बीमारियां, बाहर से अंदर रुख इख्तियार। आपको जो दुश्मन पहले हमला करता है कि कैसे बॉर्डर से एंटर होता है। आप जितने आपके वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं कहाँ से दाखिल होते हैं, स्किन को रैप्चर करके माउथ से बाहर से जाते हैं ना, पहले ब्रेन में तो मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो ये ज़हन में रखें कि ये बात खुद अनीमन रद्द कर रहा है कि आप जब उसका ज़हनी बीमारियों का इलाज करना शुरू करें तो उसकी जिस्मानी अलामात की हिस्ट्री को मद्देनजर रखें। समझ आ गई बात? कि कहीं ये सप्रेस, आप कितने 5, 6, 7 केसेस आपको कैंसर के जो हमारे अभी कितने अच्छे ठीक हुए हैं, वो सारे कहाँ से ट्रैवल हुए? नीचे से ऊपर गए, ओवरी से गया, टेस्टिकल से गया, सारे नीचे से ऊपर गए। तो ये वो बात कर रहा है। और अल्टीमेटली जब उसने ब्रेन में जाना है तो ब्रेन में जब पहुंचेगा, मेटास्टेसिस इन ब्रेन में जब बनेगा तो वो उल्टी सीधी बातें ही करेगा ना। वो कहेंगे ये तो रात को सोता नहीं है, इसकी तो समझ बूझ ही नहीं है, तो उसको हम माहिर नफ्सियात को दिखाएंगे? नहीं, उसको माहिर नफ्सियात को नहीं दिखाएंगे, उसकी तो बीमारी नीचे से गई हुई है। आपको पता है जब बॉर्डर से, पहले ज़माने में किले होते थे, बॉर्डर से जाके फिर किला क्या होता है? किला बेसिकली दिमाग था, बादशाह किले के अंदर बैठा होता था। तो बीमारी ट्रेवल करेगी। इसलिए नॉट इम्पोर्टेंट, वो कह रहे हैं जब भी आप ब्रेन का इलाज करना चाह रहे हैं तो पहले फिजिकल स्टिक पे ज़रूर जाए। ठीक है जी, अच्छा समझ आ गई है? जो आपको ये तलकीन करते हैं ना सेंसेशनल ट्रीटमेंट, नो। आप मुसलमान हैं तो आप कुरान और हदीस के रहनुमाई में ज़िंदगी के मामलात तय करेंगे ना। आप होम्योपैथ हैं तो आप अपने मामलात कहाँ तय करेंगे? ऑर्गेनम के अंदर रह के तय करेंगे। ठीक हो गया? अब लोग ये बात करते हैं कि ये नोसोड्स कहाँ से आ गया, करते हैं ना वो भाई मोरे। नोसोड्स भी हनीमन नोसोड के बारे में
अफ्रोजम 46 में बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। निसोड इज होम्योपैथी, पोटेंसी इज होम्योपैथी, वेरी क्लियर है। अगर आप किसी ने ये अफ्रोजम नहीं पढ़ा तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम यहाँ दे रहे हैं, मेहरबानी करें, अंग्रेजी वही भी है तो उर्दू की भी है, ये ज़रा पढ़ लें तो फिर आपको नसोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पोटेंसी बनाना ही इस अफ्रोजम में कायदा कि व्हाट इज द पोटेंसी। इस नसोड़ में उसने दो चीजें क्लियर की हैं। एक उसने कहा कि व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करता है बॉडी के अंदर, और दूसरा उसने जो पोटेंसी का कंसेप्ट या डेल्यूशन का कंसेप्ट है वो भी इसने यहां दिया है। व्हाट इज द 46 मैं बड़ा जरूरी, इसलिए मैंने पहले इसका हवाला हमेशा देता रहता हूं, लेकिन मैं आज पढ़ना चाहता हूं ताकि लोगों की आंखें, लोगों के दिमाग खुले, जो चीजें छुपी हैं उसको समझें। ऐसी बहुत सी बीमारियों की मिसाल मौजूद है जो फितरत के तरीकाकार के मुताबिक बिलमिस अलामत वाली दूसरी बीमारियों से होम्योपैथिक अंदाज में ठीक होती है। वो कहती है ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल दुनिया में मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं यहाँ कोई 15-20 डॉक्टर को कोट करेगा वो अपनी बात बनवाने के लिए, जो उसके मुखालिफ थे उन्हीं की ज़बान में बात करेगा कि मेरी ये सोच है और आप ये कहते नहीं है, तुम खुद कहते हो यूं हुआ है, आप खुद कहते हैं यूं हुआ है, तो फिर मैं कहता हूं तो तुम्हें तकलीफ है। वो कहता है एक बीमारी जिस्म में मौजूद है, जब उसके अंदर बड़ी बीमारी आती है तो उसको ख़त्म कर देती है। तो हम यहाँ सिर्फ ऐसी मालूमात मुहैया करेंगे जो फैसला कुन है और शक व शुबह से बालातर हैं। इसलिए कि जब मैं कोई बात करता हूँ कि मैंने फलां मर्ज ठीक कर दिया तो ये शक व शुबा हो सकता है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि ये इस बंदे ने भी ठीक किया, उस बंदे ने भी ठीक किया, उस बंदे भी ठीक किया, और वो उस वक्त ये अथॉरिटी है, फिर शक व शुबा ख़त्म हो जाता है। इसलिए उसने बड़ा क्लियर करता है कि मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ ये फिर कोई शक शुबे की गुंजाइश है ही नहीं भाई, फैसला कुन है और शका शुबा से बाला है। इसलिए झैल में पेश किए जाने वाले केसेस सिर्फ इन चंद यकसा होती है, इनका मखसूस नाम होता है। इनमें से तमाम तरीन चीचक है जिनसे अपनी शदीद अलामत की बहुत बड़ी तादाद की वजह से पहले ही अपने मुमासल अलामात वाली बहुत सी बीमारियों को ख़त्म किया और शफा दी। उस वक्त चीचक बहुत फैला हुआ था। उसने कहा कि जिसको चीचक हुआ उस माने चीचक से लोग मर जाते, या तो वो मर गया, अगर वो ठीक हुआ तो उसके अंदर जिस्म में जो पहले बीमारी मौजूद थी वो ख़त्म हो गई। जिससे यहाँ कौन सा लॉ क्रिएट होता है, लॉ ऑफ द सिमिलर। ये लॉ ऑफ सिमिलर की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ वो निसोड़ की भी बात करेगा, यहाँ वो लॉ ऑफ सिमिलर की भी बात करेगा, यहाँ वो इन्फेक्शियस डिजीजेस की भी बात करेगा, और यहाँ वो अपनी इस मंतक लाजक को साबित करने के लिए उस वक्त के जो बड़े बड़े डॉक्टर थे उनको कोट करेगा। चीचक की वजह से आंख की शदीद सोजश इतनी आम है कि मामला अंधेपन तक जा पहुंचता है। डेजल ट्यूक्स ने एक और लेयरी ने एक और मरीज का बताया, ये उस वक्त एलोपैथिक डॉक्टर थे, बताया कि जिनके बहुत अरसे से जारी आंख की सोजश का चीचक के अफाजती टीका लगाने से मुकम्मल आराम आ गया। वो कहता है कि ये दो डॉक्टर हैं, इन्होंने अपने केस रिपोर्ट किए कि एक जो बंदे थे उनकी आंखों की सोजश थी, उसकी बिनाई में अंधापन तक जा पहुंचा था। उसको जब चीचक का अफाजती टीका क्या होता है, वैक्सीन, अफाजती टीका जब लगा तो जिनकी बहुत अरसे आंख की सोजश को चीचक के अफाजती टीका लगाने से मुकम्मल आराम आ गया। ये लॉ ऑफ सिमिलर। वो कहता है क्लेन ने बताया कि एक मरीज का 2 साल पुराना अंधापन था जो सर की चंबल के दबने से हुआ था, चीचक के अफाजती टीके लगने से ठीक हो गया। ये क्या है,
अब चीचक का फांसी टीका क्या है? ये नसोड़ है। व्हाट इज द वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या है? उसी ऑर्गेनिज्म से उसको डिल्यूट कर के तो जो वैक्सीन बनती है वो उसी ऑर्गेनिज्म से बनती है। जिसको चीचक था और चीचक ही के मवाद से वैक्सीन बनाई गई, और उसने क्या किया, 2 साल पुराना अंधापन जो चंबल के दबने से हुआ तो ठीक हो गया। इसका मतलब है हम अंधेपन में हमारा जो नसोड है वायरोलिनम, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। समझ आई बात? तो जो कहते हैं नसोड भाई नसोड के, मैं इस पर डिटेल डिस्कस करूं। नसोड तो बीमारी की आमद को रोकता है। नसोड तो बीमारी के जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक ताकत में, और अल्टीमेटली जो आपका ब्लड का डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर एंटीबॉडी इंक्रीज करता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। अगर अफास्ती टीका पहले से मौजूद बीमारी को ठीक कर सकता है, तो फिर मेरा नसोड़ क्यों नहीं ठीक कर सकता? मेरा नसोड़ भी तो उसी ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है। मेरी मेलेंड्रिनम, मेरी वायरोलिनम कहां से बनी है? मेरी ट्यूबरकुलोसिस कहां से बनी है? मेरी सिफिलिनियम कहां से बनी है? किससे बनी है? उसी ऑर्गेनिज्म से बनी है ना। जिस ऑर्गेनिज्म की वो कहता है, मैं नहीं कहता, ये तो केलन कहता है। चीचक से अक्सर बहरापन और दमा हो जाया करता है। FR क्लास B ने लिखा कि चीचक ने अपनी शिद्दत के दिनों में इन दोनों में बीमारियों को ठीक किया। एक और डॉक्टर को कोट करें, चीचक से अक्सर बहरापन और दमा हो जाता है। तो FR क्लास ने लिखा कि चीचक ने अपनी शिद्दत के दिनों में इन दोनों बीमारियों को ठीक कर दिया। अब यहां 2 चीजें थी। एक चीज वैक्सीन के ऊपर बात कर रहा है, एक पहले से मौजूद उसको नेचुरल डिजीज होगी, चीचक होगी ना। एक तो वैक्सीन है, एक चीचक की। अब 2 एग्जांपल्स हैं कि जब चीचक हुई तो उसने भी अंधेपन को ठीक कर दिया, दमे को ठीक कर दिया। लेकिन जब आपने वैक्सीन दी तो उसने भी ठीक कर दिया। तो अपने लॉ ऑफ सिमिलर को 2 जगह प्रूव करा और पोटेंसी को 2 जगह एग्जाम्पल देके करा कि नेचुरल भी बीमारी होगी तो पहले से मौजूद बीमारी खत्म होगी। और आपने वैक्सीन बनाई आर्टिफिशियल, उसने भी यही काम किया। खुशियों की सोच से टेस्टिकल स्वेलिंग्स, बल्कि बहुत शदीद सोजन चीचक के बार बार जाहिर होने वाली अलामत है। क्लेन ने मुशाहिदा किया कि ममासल की वजह चीचक ने चोट की वजह से होने वाले खुशियों की बहुत सख्त और बहुत बड़ी सोजन को। अब एक और एग्जांपल दे रहा है कि एक बंदे को चोट लगी है और उसके टेस्टिकल इंजरी हो गई है और वो पुरानी हो गई है, तो जब फिर उसको चीचक हुई तो फिर वो ठीक हो गया। तो नसोड़ आपका न सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को ठीक कर सकते हैं, उससे मिलती जुलती किसी और बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। ये जो नसोड़ जो होता है ये टिश्यूज के लेवल पे आपका देखें मैकेनिज्म कहाँ पे, आपका सबसे बड़ा जो फर्स्ट डिफेंस लाइन आपकी स्किन है, फिर माउथ है, फिर इंटरनल आपकी मेम्ब्रेन्स हैं, फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, फिर आपका जाके अल्टीमेटली आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर WBCs हैं, T सेल्स है, B सेल है। तो ये मैकेनिज्म है। ये नसोड़ जो है आपकी स्किन के अंदर भी ताकत पैदा करेगा, आपकी सारी म्यूकोजल लेवल के अंदर ताकत पैदा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को इनहांस करेगा। एक शख्स ने बताया कि इसने खुशी अपनी ऐसी सोजन को ठीक किया। आगे चले जी। चीचक की तकलीफ व बद असरात में पेचकस की तरह का पखाना आना भी
वर्ल्ड ने बताया। एक और डॉक्टर है, उसने कहा यार एक बंदे को पखाना, उसके पेचेस लगे हुए थे, तो वो चीचक की ममासल मर जाती कुव्वत की वजह से पेचेस का एक ऐसा केस ठीक किया, उसको मोशन ठीक हो गए, डिसेंट्री ठीक हो गई। आप कहते हैं कि हनीमन नसोड़ की बात ही नहीं करता। अल्लाह के बंदे, आपने फॉर्मूला 46 का भी पढ़ा है? यहां तो एक अफरोजों में वो कई बातें कर रहा है और खुद की बात नहीं कर रहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा तो सुबह मैंने कहा यूं हो जाएगा। ख्वाब की बात नहीं कर रहा, हकीकत की बात कर रहा है। और ये केस उस वक्त रिपोर्ट होते थे बाकायदा, उसमें मेडिकल जर्नल में छपते थे लोगों के। फिर ऐसे सेशन होते थे, अगले सवाल करते थे, और जब तक सवाल का जवाब नहीं आता, सुकरात ने पहला सवाल अपने बाप से किया था, पहला सवाल, कि वो मुजस्मे बनाता था, पत्थर की उस पर कैर्विंग करता था, तो शेर का बना रहा था। उसने कहा ये शेर तुम नीचे नीचे ऐसे ऐसे टुक टुक करते हो और मुख्तलिफ थोड़ियाँ रखी हुई हैं, वो अपने वो रखे हुए हैं, तो ये शेर कैसे बनता है इससे? उसने कहा शेर ऐसे बनता है कि आप इस पत्थर के अंदर पहले शेर की तस्वीर को ऑब्जर्व करो कि यहाँ अंदर शेर फंसा हुआ है, छुपा हुआ है, कैद है, मैंने उसको बाहर निकालना है। तो मैंने बाहर इस तरह निकालना है कि कहीं वो जख्मी ना हो जाए, तो मैं इसको आस्ता 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 करके उसको बाहर निकालूं। तो दुनिया में चीज़ें छुपी होती हैं, उनको आपने बाहर लाना होता है। सारी जो सुकरात की स्टडी है उसका क्वेश्चन है, सवाल करता है कि ऐसा क्यों। फिर उसने अपनी माँ से सवाल किया। उसकी माँ जो थी वो ये थी, क्या कहते हैं इसको, जो डिलीवरी कराती औरतें, दाइयाँ जो होती हैं, मिडवाइफ। तो उसने कहा कि आपका ये काम क्या है? उसने कहा मैं उस माँ की हेल्प करती हूँ, उसके अंदर जो बच्चा होता है वो बाहर नहीं आ रहा होता, तो मैं उसकी हेल्प, उसको बाहर निकालने में मदद, उस माँ की मैं हेल्प करती हूँ। मतलब चीज़ों को जो आपको नज़र नहीं आती उससे उसको बाहर निकाल। फिर सारी ज़िंदगी में वो, उसको कोई कहता था ये ऐसा है, वो कहते ऐसा क्यों है। आपको कोई दवाई बताता है ना, उससे पहला सवाल ये ज़रूर करें कि ऐसा क्यों है, ये दवाई इस बात पे काम करती है, भाई क्यों करती है, मुझे क्यों, ये पहली शनाख्त है सच्चाई की, कि किसी से पूछने की कि क्यों। सुकरात ने होश संभाला तो पहला सवाल, और फिर सारी जिंदगी वो लोगों पे सवाल करता रहा और फिर उनके जवाब ढूंढता रहा। ये कहता है ना ये दवाई काम करती है, कहते क्यों करती है। कोई हनीमन ने कहा कि चीचक का टीका काम करता है, क्यों करता है भाई? उसने कहा लेरी ने कहा, उसने कहा केलन ने कहा, उसने कहा बुफला ने कहा। अगर वो खुद भी कह सकता था, फिर वो खुद कहता तो आपको यकीन नहीं आना था, आपको यकीन आना था, नहीं आना था। क्या सोचे हुए ख्वाब देखा है इसने? उसने कहा नहीं, इसने कहा जिनको आप मानते हैं उन्होंने कहा, भाई मैंने नहीं कहा। उसकी रोशनी में मैं ये कहता हूं कि हम अगर होम्योपैथिक तरीके से दवाई का इस्तेमाल करेंगे इस पैटर्न पे, मिनिमम डोज के पैटर्न पे, तो हम पहले से मौजूद बीमारियों को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं और आने वाली बीमारियों को रोकने की सलाहियत रखते हैं और आगे बीमारियों को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। फिर उसने सारी पोटेंस जो मेडिसिन बनाई, चाहे वो बेलाडोना बनाए चाहे फास्फोरस बनाई, वो सारी इसी पैटर्न पे बना दी। यहां से ही लॉ ऑफ सिमरल निकला है, यहां से पोटेंसी का लॉ निकला है, यहां से इन्फेक्शन डिजीजेस की वो बात करता है। आप कहते हैं इन्फेक्शन डिजीजेस की वो बात ही नहीं करता, तो चीचक क्या है भाई? वो इन्फेक्शन डिजीज नहीं है। कोई खसरे का वो जिक्र कर रहा है, इन्फेक्शन डिजीज नहीं है। सबको अच्छी तरह पता है कि सतीला
स्थितिला इसको काउपॉक्स, स्थितिला को फांसी के बाद अगर चीचक हो जाए तो स्थितिला को एकदम होम्योपैथिक तरीके से मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है। वो कहता है जिसको स्थितिला निकली हो, काउपॉक्स निकली हो, उसको अगर चीचक निकल जाए तो वो स्थितिला को खत्म कर देता है। ये होम्योपैथिक तरीका है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि एक छोटी बीमारी मौजूद है, उस पर उसी तरह की बड़ी बीमारी आती है, वो पहले को खत्म कर देती है। इसी तरह जब हम सोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो पहले से मौजूद बीमारी को खत्म कर देगी। ऐसा ही है ना। तो कौन कम वक्त है? या तो वो होम्योपैथ डॉक्टर नहीं है, या वो डिनाइल है 46 का, फिर वो डिनाइल है सिमिलर लॉ का, वो डिनाइल है पोटेंटाइजेशन का, है ना डिनाइल। वो बेसिक फंडामेंटल आपके प्रिंसिपल्स हैं ये। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। स्थितिला के फांसी टीके से ममासल लिम्फ में चीचक से बचने वाला मवाद को अलावा एक तरह का भी मवाद होता है जिससे सारे जिस्म पे एक तरह की सोजश पैदा कर दी सलाहियत रखता है। ये सोजश छोटे खुश्क शाजो नाजर बनाने वाले दानों में मुश्तमिल होती है जो सुर्ख निशानों के ऊपर हुआ करती है। ये दाने अक्सर जिल्द के सुर्ख गोल निशानों के साथ गठबंध हो जाते हैं। इस सोजश में अक्सर बहुत शदीद खारिश होती है। ये सोजश स्थितिला के सुर्ख निशान बनने के कई दिन पहले या अक्सर इसके बाद जाहिर होती है। ये अपने पीछे छोटे में सुर्ख और सख्त निशान छोड़कर 2-1 दिन में ख़त्म हो जाती है। ऐसी बहुत सारी इतलाहात मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि बहुत से बच्चों को बहुत पुरानी तकलीफ वो बार जो चीचक के टीके के असरात ज़ाहिर होने के बाद मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म हो। ठीक हो गया। ऐसा अलामात की ममासल और मर्जियाती मियाज़म की वजह से होता है। बाजू की सोजन स्थितिला के मखसूस अलामात से स्टोवेन के मुताबिक स्थितिला की वबा के दौरान एक मरीज का सूजा हुआ नीम मखलूज बाजू ठीक हो गया। ये एक और डॉक्टर आ गया, स्टीफन आ गया। स्थितिला का बुखार सुर्ख दानों को ज़ाहिर होते ही हो जाता है। तो हॉर्डिज द यंगस्ट ने लिखा, एक और डॉक्टर को कोट कर रहा है कि इस बुखार ने होम्योपैथिक तरीके से 2 मुज़मन बुखार के मरीजों को मुकम्मल तौर पर शफा दी। फिर आगे जॉन हंटर की इस मुशाहिदे की तस्दीक करता है कि एक जिस्म में एक वक्त में 2 बुखार एक जैसी बीमारियां इकट्ठे नहीं रह सकते। खसरे का बुखार खांसी की शिद्दत और काली खांसी से बहुत ज़्यादा मुशाबहत होती है। बोस्कोलिन का मुशाहिदा है कि एक वबा के दौरान जहाँ काली खांसी और खसरा इकट्ठे फैलें, खसरा से मुतासरा पहले से बच्चे की काली खांसी महफूज हो जाती है। मतलब काली ओपिंग कफ जो है ये भी वायरस है और ये जब खसरा होता है तो ये खत्म हो जाती है। ये कोड कर है द लॉ ऑफ सिमिलर। अगर दोनों बीमारी 10 नंबर पे आ जाएं, अगर दोनों बीमारियां यानी खसरा काली मुशाहिदा महज जुज़वी है, ज़्यादा होनी है यानी काली खांसी में खसरा जैसी जल्दी सोच होती है तो बच्चे इन बीमारियों से के फैलने वाली वबा बल्कि तमाम वबाओं से हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। इस वजह से खसरे से बहुत से बच्चों को बचाया मगर सबको नहीं बचाया और जिन्हें बचाया इन्हें भी सिर्फ काली खांसी की इस वक्त फैलने वाली वबा से बचाया। खसरा आपको पता है मार देता है बच्चे। अगर वो सरवाइव करता है तो फिर कहता है कि वो पहले वाली बीमारी को ख़त्म कर देता है। नंबर 10, दूसरी तरफ जब खसरा किसी ऐसी बीमारी से मिलता है जिसकी आम अलामात इसके ममासल होती है, वो इस होम्योपैथिक तरीके से ज़रूर ब ज़रूर मिटाता है और शफा देता है। तो जैसा कि कोल्टम ने मुशाहिदा किया कि एक मुज़मन हर्पिस नमला हर्पिस का मतलब हर्पिस सबसे जोस्टर के बारों को खसरे की वबा ने एकदम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। रेव कहता है कि 6 साल पुरानी पत जैसी जलनदार बुखार वाली खारिश जो चेहरे, गर्दन और बाजुओं पर होती थी और मौसम शुरू होते ही जिल्द की सोजन में तब्दील हो गई थी, खसरा होने के बाद पित्त वाला बुखार ख़त्म हो गया और दोबारा कभी नहीं हुआ। दिस इज़ द लॉ ऑफ सिमिलर और दिस इज़ द नसोड्स।
मतलब मैं आपको समझता हूँ कि जिसने 46 नहीं पढ़ा उसने होम्योपैथी ही नहीं पढ़ी, उसका बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर, वो कहीं जवाब ही नहीं दे सकता। मेरे साथ मेरे घर मेरे बेशुमार दोस्त बैठे होते हैं जिन्होंने खसरे में, जिसमें पोलियो में उन्होंने पीएचडी की हुई है, टीबी में, और वो मेरी बात को तस्दीक करते हैं, वो समझते हैं कि आप तुम दुरुस्त कह रहे हो। ये फंडामेंटल अफरोज़म है जिसको हम पढ़ते भी नहीं है और ना हम समझते हैं। लिहाजा जो बंदा ये कहता है कि निसोड गलत है, इसका मतलब है कि वो होम्योपैथ ही नहीं, वो होम्योपैथ ही नहीं है। होम्योपैथी के लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको 46 को पढ़ना है। फिर आगे आ जाता है 78 अफरोज़म, इसको भी मैं पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ। वो कहता है, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ, टॉपिक बड़ा लंबा, मैं इसको कंक्लूड। वो कहता है दुनिया में 2 टाइप ऑफ डिजीज क्रॉनिक एग्जिस्ट करती हैं, 2। एक जिसको हम क्रॉनिक समझते हैं वो क्रॉनिक नहीं होती, जिसको हम क्रॉनिक समझते हैं वो क्रॉनिक नहीं होती, वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है, वो बुरी आदत की वजह से होती है, वो आपके रहन सहन वजह से, वो आपके प्रोफेशन की वजह से होती है। मसलन एक बंदा है, वो किसी केमिकल के कारखाने में काम करता है, उसको कुछ हो जाता है, एक बंदे को चोट लग जाती है, एक बंदा जो है शराब पीता है, एक बंदा एक्सेसिव मास्टरबेशन करता है, एक बंदा जो है वो जाके सख्त सर्दी बर्फ पड़ी हो तो ठंडे पानी में जाके नहाना शुरू कर देता है, तो बीमार तो होगा ना। ये आदत छोड़ने से, ये काम छोड़ने से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन दूसरा जो बात उसने की है वो 46 के ही तनाज़ुर में की है कि जब इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएंगी तो फिर दवा के बगैर ठीक नहीं। तो क्रॉनिक मियाज़मेटिक डिजीजेस कौन सी हैं? बेसिकली इन्फेक्शन डिजीज है, जिसको वह कहते हैं मियाज़मेटिक। व्हाट इज द मियाज़म? मियाज़म इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगल एंड पैरासाइट। ठीक हो गया जी। तो नसोड़ मैंने पहले भी 3 घंटे बोला हूं, मैं जब ने नसोड़ का इंट्रोडक्शन दिया था। मैं अब भी इसलिए आपको दरमियान में एक दफ़ा फिर याद कराना चाहता हूं कि नसोड़ का इस्तेमाल नेचुरल है और ऑर्गेनिन की रूह के अंदर है और एनिमल की बेसिक फिलोसफी का बुनियादी नुक्ता है। समझ आ गई जी? हाँ जी। टॉपिक इस वक्त जो बर्निंग हमारे पास टॉपिक है, अच्छा मैंने नसोर्स को डिफरेंट एंगल से, मैंने पहले आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैं बड़े बड़े नसोर्स मैंने किए, जैसे कार्सिनोसन की, मैंने टीबी की, ट्यूबरकुलोनियम किया, मेडोरियम किया, सिफिलियम किया। हम फेस क्या करते हैं? हम उस फेस करने को मैंने एक नए अंदाज से आपको कोशिश की कि मैं अपने आपको समझा दूं कि हम फेस क्या करते हैं। हमारे पास एक बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे यूटीआई है। अब यहाँ 300 नसोड़ से आपको कैसे ढूंढेंगे भाई मैंने यूटीआई का इलाज करना है? तो वही आलम फाजल की वो बंदा हो, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा जीनियस हो, कोई सुकरात से भी कोई ऊपर वाला बंदा हो, तो वो 300 नसोड़ में से एक नसोड़ निकाल सकता है ना। तो रहनुमाई करने वाला का काम क्या है? जिसको पता हो उसका काम होता है कि इजी इजी इजी, क्विक एंड इजी, क्विक एंड इजी, क्विक एंड इजी। हमारे पास यूट्राइज का मरीज आएगा, हम 2 सवाल हम पे जाएंगे, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आएगा ना, कि क्या कोई हैबिचुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म आ गया है। तो ऑर्गेनिज्म को जांचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, या मैं अपने तजर्बे पे कुछ सोचूंगा। मुझे पता है कि ऑर्गेनिज्म यहाँ क्या आ गया होते हैं, खास करके मुझे तो पता है, बाकियों को नहीं पता। वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो कल्चर कराएंगे। ऑर्गेनिज्म जब भी कोई यूटीआई होगा
उसके 3 सोर्सेज होंगे। एक तो सोर्स होगा कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, एक्सपोज हुआ। एक ये भी हो सकता है कि उसको कोई ब्लड के जरिए ट्रांसफ्यूजन होगी और वहां से ऑर्गेनिज्म आके यूटीआई आ गया, यूरिन ट्रैक में आ गया। और दूसरा होता है लिम्फेटिक जरिए से कहीं से पहुंच गया कि लिम्फेटिक आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, कभी फेलियर में जाता है तो लिम्फेटिक के जरिए कैसे आके यूरिन ट्रैक में, ये ध्यान में रखें, होगा कोई ना कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। Urinary tract infection, UTIs, can be divided into the 2 portion, upper tract infection which involve the kidney, pyelonephritis। हमने इसको 2 हिस्सों में, ये देखें हमने डायग्राम में, ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है। किडनी ये पहले देखेंगे ये जो यूरिनरी ट्रैक ये मुश्तमिल किन चीज़ों पे है, इसका बॉडी के स्ट्रक्चर क्या है। पहला तो किडनी है, किडनी से यूरेटर एक नाली निकलती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और ये कहाँ आके खुलती है, ये ब्लैडर में खुलती है। फिर किडनी से यूरिन बनता रहता है और ब्लैडर में आके जमा होता रहता है। ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा एक्सक्रीट होता है, बाहर जाता है। तो आपको ये देखना है कि पहले तो आपको पता हो कि जिस बर्स का मैं इलाज कर रहा हूँ ये मुश्तमिल किस हिस्से पे है। ठीक है जी, तो वो कहते हैं आदो तो क्या हो सकता है, अगर ये यूरिथ्रा में होता है तो उसको क्या कहेंगे, यूरिथ्राइटिस कहेंगे। ब्लैडर में होगा तो क्या कहेंगे, सिस्टाइटिस कहेंगे। और अगर ये किडनी में होगा तो पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। तो आपको जब कोई बंदा आके ये भी कह सकता है मुझे यूरिथ्राइटिस होगा, तो इसका मतलब है इनिशियल स्टेज में है। जब वो ये कहेगा मुझे सिस्टाइटिस है तो इसका मतलब है वो ब्लैडर में पहुंच गया है। या वो आपको ये कहता है मुझे प्रोस्टाइटिस है, तो साथ ही जेनेटिक सिस्टम है वो ट्रैवल कर गया प्रोस्टेट के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोस्टाइटिस कहेंगे। आपको बंदा आके ये कहता है मुझे जी, पहले तो वो कहेगा यूटीआई है, फिर या ये भी नहीं कहेगा सर जी मुझे तो यूरिथ्राइटिस है, मुझे सिस्टाइटिस है, मुझे पाइलोनेफ्राइटिस है। तो करना क्या है, आपने इन्वेस्टिगेट यूं ही करना है। आप ये कर सकते हैं, वक्ती तौर पर सिम्टोमेटोलॉजी के लिए दवाई दे सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा कौन सी दवाइयाँ होती हैं। आप इन्वेस्टिगेशन, एक दिन में इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, सुबह नहीं तो शाम आ जाएगी, अगले दिन आ जाएगी। आगे अगली स्लाइड जरा दिखाएंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज अ इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ये कहीं भी हो सकता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यूटीआई इज अ कॉमन पार्टिकुलरली इन अ वुमन में ये आम है। मोस्ट ऑफन अकरिंग इन द नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक एंड यूजुअली एज ए सिस्टाइटिस। हाफ ऑफ द वुमन विल एक्सपीरियंस यूटीआई इन देयर लाइफ टाइम। हाफ ऑफ दी वुमन, दुनिया की आधी औरतें इससे ज़रूर गुजरी हैं, ये इंटरनेशनल स्टडी है। उसकी वजह ये होती है कि वो आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। द कैन अकर इन द आइदर अनकॉम्प्लिकेटेड होस्ट सेटिंग विद देयर इज अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी द पेशेंट जेनेटरी ट्रैक और कॉम्प्लिकेटेड वेयर देयर इज। वो कहता है कि एक तो नॉर्मल लोगों को भी सकता है, लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन, कोई पहले से कोई और बीमारी हो तो उसको भी ये हो सकता है। इट इज अनकॉमन इन मैन, मर्दों में ये अनकॉमन है, एंड चिल्ड्रन व्हेन द डायग्नोज इट ऑफन अकर इन ए अबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक। जब भी ये डायग्नोज होगा तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी पैदा कर आगे जाते हैं। अब आपको एक और स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं। किडनी है, किडनी के ऊपर वो छोटा सा जो पीस पड़ा हुआ है वो एड्रिनल ग्लैंड है, फिर वो लंबी सी लाइन है यूरेटर है, फिर ब्लैडर है और उसके साथ प्रोस्टेट है। ये मेल स्ट्रक्चर है और उसके नीचे यूरिथ्रा है। अब इधर अगर आप विमेन साइड पे देखें तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन यूरिथ्रा जो इसमें प्रोस्टेट एब्सेंट हो गया, यूरिथ्रा जो है उसका देखें, ये यूरिथ्रा लंबा है, ये बिल्कुल शॉर्ट है। ये वेजाइनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग सारी मिक्स है यहाँ पे।
तो एनल इन्फेक्शन भी इधर ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसकी लेंथ लंबी नहीं है। तो ये इजी कैरियर है इन्फेक्शन का। फीमेल सिर्फ शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा की वजह से इजी कैरियर है कि साथ एनल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग के साथ है, तो वहाँ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन भी इधर उधर हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मैंने उसको इसमें नहीं डाला कि टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा, टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब फिर वो जो दिखा रहा है कि किडनी है, अब उस पर इसके दो हिस्से उसने कर दिए, अपर यूरिन ट्रैक्ट, लोअर यूरिन ट्रैक्ट। अपर में क्या किडनी आ गया और यूरेटर का कोई हिस्सा आ गया, और लोअर में क्या आ गया, ब्लैडर आ गया और यूरिथ्रा आ गया। तो बाद लोग मेडिकली जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो कहते हैं, आप पूरा नहीं बोलते, आप यूं कह सकते हैं अपर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है जी, लोअर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। आप ये भी एक आम सी ज़बान में आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पायलोनेफ्राइटिस है तो फिर इसका मतलब किडनी में है, सिस्टाइटिस है तो ब्लैडर में है, यूरिथ्राइटिस है तो यूरिथ्रा में है, ठीक हो गया, प्रोस्टाइटिस है तो प्रोस्टेट। लेकिन आप इसको वैसे आम ऊपर ट्रैक लोअर ट्रैक भी कह सकते हैं। ये दोबारा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका मैं आगे आपको और ज़्यादा वाज़ेह करूंगा। अब ये देखें, हमारे जो किडनी है ना जी, इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, 10 लाख से 12, 13, 15 लाख नेफ्रॉन, जिनका काम क्या है कि आपको बॉडी की सारी जो फिल्ट्रेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, प्योरीफाइशन, ब्लड को प्योरीफाई करता है, वो फिर यहाँ किडनी में प्रोसेस होता है, लिवर में भी होता है और किडनी में भी होता है। यहाँ सारे इन्फेक्शन, यहाँ सारी चीज़ें जो एक फ़िल्टर हो के फिर आपको एक रिफाइंड ब्लड जो है ना आपको मिलता है यहाँ पे। अब वो ये क्या करता है, ये 1 यूनिट है जी, एक इस तरह के 10 लाख यूनिट हैं एक किडनी में, दोनों में 20 लाख हो गए। ये 1 यूनिट है, एक 1 यूनिट जो एक है जिसको हम नेफ्रॉन कहेंगे, ये पूरी फैक्ट्री है। ये सेंटर में ये जो जगह है, ये आपको एक रेड सा मुख्तलिफ जो आपकी आर्टरीज का एक बिल्कुल गुच्छा सा बना नजर आता है। दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये वो सेंटर है जहाँ ये रेड जो नजर आ रहा है, ये आर्टरी से ब्लड जाता है यहाँ पे, और इसके गिर्द एक ऐसे शिकंजा सा बना हुआ है, बाउल सा बना हुआ है। दिस इज द मेन चीज़ कि ये जो है ना, ये फिल्टर, ये छाननी है जिसको आप कहते हैं ना, अक्सर आपकी किताबों में छाननी है। दिस इज द फिल्ट्रेशन, ये है, दिस इज द बोवेमन कैप्सूल है ये। और ये देखें इसका स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल यहाँ बाउल टाइप है, और फिर ये देखें ये सारा एक लंबी ट्यूब बनाता है। अब यहाँ जो है ना, जब वहाँ ब्लड जाएगा तो यहाँ फिल्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाता है। प्रोक्सिमली कन्वर्टेड ट्यूब जो है वो ये जो ये बाउल से निकलती है तो इस ट्यूब को, ये पहला पार्ट है इसका, फिर डिस्टल ये दूसरा पार्ट आ गया, और फिर कलेक्टिंग, मतलब ये लूप ऑफ एंटल है। ये देखिए ना, यहाँ से आके बिल्कुल नैरो हो जाएगा। यहाँ से बहुत ही बारीक किस्म की फिल्ट्रेशन, जब नैरो होगा तो बहुत ही बारीक किस चीज़ें भी यहाँ फिल्टर होती हैं, और फिर ये जाके ना एक कलेक्टिंग ट्यूब होती है, इसमें से सारा होके, और फिर जो गंदा मादा होगा वो फिर आपका ये कलेक्टिव ट्यूब में यूरिन आएगा, बाकी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड सारा। जो आपके यूरिन है वो आके इसमें आके ये कलेक्टिव ट्यूब में आ जाएगा, यूरिन फिल्टर होके आ जाएगा। बाकी ब्लड का ये कोई 1.2 सारे जो ब्लड फिल्टर होता है, आपको पता है एक दिन में
कोई 150 से 200 गैलन या लीटर फिल्टर होता है इस किडनी के अंदर एक दिन में, 150-200 लीटर। तो यूरिन आपको कितना आता है? इतना 150-200 लीटर तो नहीं आता, उसका पॉइंट कुछ हिस्सा आपको फिल्टर होके यहाँ आ जाता है और ये सारा दिन ये प्रोसेस चलता रहता है। आगे जरा कि अगली स्लाइड दिखाएं। अब ये इसको मैं और शॉर्ट करके लेंगे, वही जो आपको मैंने कहा था बोवेनम कैप्सूल है, ये सारा इसके गिर्द है, वहाँ से आर्टरी आ रही है और वहाँ से आर्टरी निकल रही है। अब ये जो लाइन है प्रोक्सिमल ट्यूब पहला हिस्सा, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और ये इसका जो अगला यूं बेंड होता है इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। कहते हैं 90% जो है ना ये यहाँ ही फिल्टर हो जाता है। फिर जो आगे जो है ऑस्मो रेगुलेशन है, साल्ट को यहाँ उसने फिल्टर करना है और उसको बाहर नहीं जाने देना, उसको वापस वो यहाँ होगा। फिर सिलेक्टिव कोई और चीज़ें रह गई हैं वो यहाँ अब्जॉर्ब होगा। और फिर ऑस्मो रेगुलेशन है, अगर पानी की जो है कितना पानी उसने अंदर रखना है वापस ताकि ब्लड की कंपोजिशन में तब्दीली ना हो, वो पानी वापस अंदर रखेगा और सिर्फ जो कंसनट्रेटेड यूरिन है या जो बाकी यूरिन बनेगा उसको आगे जाने देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जी, समझ आ गई है? ये एक यूनिट के पास है, ये आपके अंदर 10 लाख यूनिट लगे हैं, एक तरफ 10 लाख दूसरे तरफ लगे। अब नॉर्मल फ्लो ऑफ द यूरिन क्या किडनी से नॉर्मल फ्लो यूरेटर में आएगा और फिर ब्लैडर में आ जाएगा। यूरिन फ्लोइंग द रॉन्ग वे। अब अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा तो ये रिफ्लेक्स करेगा, वापस भी चला जाता है, फिर किडनी में, फिर किडनी डैमेज करेगा। फर्ज करें यहाँ ब्लैडर में स्टोन है, फर्ज करें यहाँ ब्लैडर के अंदर आपका कोई स्ट्रक्चर बन गया है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या ब्लैडर के अंदर स्ट्रक्चर, यहाँ स्टोन आके फंस गया, यहाँ कोई अबनॉर्मलिटी हो गया, ट्यूमर बन गया है। प्रोस्टेट की होने की वजह से यूरिन जो है फ्लो बंद हो गया और सारा ब्लैडर में जमा होकर रिफ्लेक्स करना, तो ये दूसरा पाथवे है। समझ आ गई जी? आगे चलते हैं। अब यूरिन ट्रैक जो है, इसका जो यूरिन ट्रैक होस्ट है, मतलब जो यूरिन ट्रैक खुद है, उसके अंदर एक सेल्फ मैकेनिज्म भी है जो कि बीमारियों के खिलाफ जंग करता है। अब सेल्फ क्या है? यूरिन के अंदर एसिटिक पीएच है, पीएच इनटॉलरेबल बाय पैथोजन से। अब एसिटिक रिएक्शन अगर उसके अंदर है तो ये क्या करेगा? ये मारेगा उसको, पैथोजेंस को मारेगा। यहाँ आपको ना किसी दवाई की ज़रूरत है, ना आपको किसी निचोड़ की ज़रूरत है, ये खुद फाइट करेगा, ये खुद फाइट करेगा। और हाईली यूरिनी ऑस्मोलिटी के यूरिन, आप यूरिन का फ्लो बढ़ाएं। पानी, आप कहेंगे पानी पी, यार किसी को इन्फेक्शन है, यार पानी पी, फटाफट पानी ज़्यादा पी। तो ये यूरिन के अंदर फ्लो बढ़ाना है। पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा? वो भी इसको बाहर फेंकेगा। पहले वो एसिटिक किल करेगा और यूरिनरी इनहिबिटरी ऑफ द, यहाँ बैक्टीरिया भी अंदर बैठा हुआ है जो आपका दोस्त बैक्टीरिया है, वो भी अटैक कर देगा इसके साथ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटरी ऑफ द अटैचमेंट टू यूरोपिथेलियल सेल, और ये क्या करेगा कि यहाँ जो है उसकी जो अटैचमेंट है उसको अटैच नहीं होने देगा। बैक्टीरिया अटैच हो जाता है ना वॉल के साथ, उसको अटैच नहीं होगा। काम कब खराब करेगा? वो अटैच होकर वहाँ पर पेनिट्रेट करेगा ना। द मैकेनिज्म फ्लशिंग ऑफ यूरिन, वैसे गया कि किसी तरीके से यूरिन ज़्यादा आए ताकि ये भागे निकले किसी तरह, डैन हो। ठीक है जी। अच्छा, एक हमारी म्यूकोजा, जो हमारा म्यूकोजा, इसके अंदर भी इम्यूनिटी है। एक तो ये यूरिन के अंदर इम्यूनिटी थी, पेशाब के अंदर इम्यूनिटी थी। एक मैकेनिज्म म्यूकोजा है जो उसकी नाली के अंदर जो लेयर है आपकी, उसके अंदर भी एक यूरेथ्रल सिक्रेशन ऑफ द साइटोकिन्स एंड केमोकिन्स, ये केमिकल्स हैं, ये भी उसके अंदर, उस दीवार के अंदर मौजूद होते हैं, ये भी बैक्टीरिया को मारते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस लाइनिंग इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ बैक्टीरिया पेनिट्रेशन। अब ये जो है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस क्या है कि ये भी जो है ये उसको क्या करती है कि वहाँ पेनिट्रेट होने से रोकती है। म्यूकस आईजी है, ये भी एक आईजी है, एक
एंटीबॉडी यहाँ डेवलप कर लेता है कि जो उसको वो भी रोकता है बैक्टीरिया को। और प्रोस्टेट के अंदर एक जो है मिनरल है जिसको कहते हैं जिंक। जिंक का खुदा ने प्रोस्टेट के अंदर क्यों रखा है कि वो बैक्टीरिया को मारता है, जिंक। अब जब प्रोस्टेट में जाएगा ना, जिंक उसको मारेगा। तो ये इस ट्रैक का, आप अगर जिंक डेफिशिएंसी भी जिसको होगी उसको भी प्रोस्टाइटिस ज्यादा चांसेस हैं, है समझ? जिसके अंदर अब नसोड़ क्या करता है, अगर आपने इस स्टेज पे नसोड़ दे दिया तो ये सारी बॉडी की ये जो एफिकेसी है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की, इसको इंक्रीज करा दे। और इतना इस तरह इंक्रीज करता है कि मैंने देखा है कि अभी डोज दी 10 मिनट बाद सिम्टम डिसअपीयर हो गई, इतनी क्विकली 5 मिनट 10 मिनट पेशेंट कहता है रिलीफ हो गया। उस वक्त तक अभी ये ब्लड में नहीं पहुंचा होता। इट्स मीन्स कि ये इस एरिया में, यूरिनिक एरिया में, म्यूकोजल वॉल में, प्रोस्टेट के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर देगा और उसको मारने की सलाहियत पैदा कर देगा। दिस इज द नसोड़। और एक को अगर हुआ तो आपने दूसरे को पहले ही खिला दिया तो वो उसको पहले ही इतना प्रेम करेगा, वो आते ही मारना शुरू कर देगा। जब आपको पता हो कि फौज ने इंटर होना है या चोर ने आना है तो आप पहले ही बंदूकें फायर मारेंगे, वो पहले ही मार जाएगा। दिस इज द इम्यूनिटी इंक्रीज करता है ये आपका नसोड़। कि अभी इंटर ही नहीं हुआ उसको पहले दल मार शुरू होगी कि पहले ही उसने 10,000 फौज बना ली। अगर वो 2,000 आते हैं 10,000 पहले ही मौजूद है, दल फायर खुल गया। आपको इतना मजे का काम करता है ना। मैं रोज 300-400 बंदा रोज मैं देखता हूँ और मेरी लोग कहते हैं ना क्या क्विक प्रैक्टिस है, क्या राज क्या है। ये राज यही है, ये राज यही है कि हम पहले से ही भांप लेते हैं। या आ गया तो हम फौरन अटैक करते हैं। हम पहले ही नसोड़ पहले लगाएंगे, हम पहले ही नसोड़ लगा देंगे ताकि ये घंटे 2-2 घंटे 15 मिनट 20 मिनट घंटे 2 घंटे के अंदर मामला आपका सेटल कर देगा। जब आपको ये पता हो कि अभी दुश्मन एंटर हुआ तो आपके पास पहले से फौज तैयार मौजूद है, आपने फौरन करके मार ही देना। लेकिन जब वो अंदर आ गया, आप बेखबर थे, फिर वो आ गया, उसने यूथरा को पहले अटैक किया, फिर उसने जनाब ब्लड के अंदर पहुंच गया, फिर किडनी के अंदर पहुंच गया, फिर यहां से निकल ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर आप ब्लड के अंदर पहुंच गया, तो फिर मारना। लेकिन फिर नसोड़ यहां भी आपको हेल्प करता है। 10 साल 20 साल 30 साल के इन्फेक्शंस लोग इकोलाई के कैरियर पड़े हैं और ये नसोड़ महीनों दिनों में इनको निकालता है 20-20 साल पुराने इन्फेक्शंस। हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो कामयाबी है, वो हम आपको उसका राज बता रहे हैं। और राज इसलिए बता रहे हैं कि यार मेरा तो क्लीनिंग चलता है, मैं तो सुबह भी 5 बजे उठ के गया हूं। लेकिन जिस सिस्टम से मैं खाता हूं, जिस सिस्टम से मेरा नाम है, अब मैं उस सिस्टम के लिए काम नहीं करूंगा तो मुझे खुदा की जो आमद हो रही है वो आमद बंद हो जाएगी, क्यों लॉ ऑफ नेचर है। जब मैं आगे, आपको पता है पुराने बुजुर्ग आपको कहते थे ये बड़े पानी में बैक्टीरिया आ जाता है, इसी तरह खड़ा नाला भी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। समझ आई आपको? और ये मैं समझ गया हूं। मैं आपको बता के कोई आसान नहीं कर रहा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं समझ गया हूं कि मैं इस पानी खड़े में रहूंगा तो तूफान पैदा होगा या बैक्टीरिया वायरस पैदा होगा, लेकिन इसको फ्लो करना है तो फिर खुदा आप पे और रहमत करे। दुनिया में इल्म के असूल के कुछ तरीके हैं ना। एक तरीका है कि आपके पहले जो लोग गुजरे हैं आप उनको पढ़ते हैं, उनकी एक्सपीरियंस। एक आप खुद एक्सपीरियंस कर।
तो खुद एक्सपीरियंस, जब खुदा की मदद नहीं होगी आपको, आप नहीं कर सकते। ये अटल है, ये मेरा मान है, मेरा यकीन है। वो खुद एक्सपीरियंस सक्सेस नहीं हो सकता। वो खुद, इसलिए मैंने कहा था ना कि मैं चाहता तो मैं अपनी डेवड़ी सोने चांदी की ईंटों से भर लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसको पता था कि कोई फायदा नहीं है पैसे जमा करने का, कोई फायदा नहीं है। मेरे मरने के बाद सुकरात के पास कोई महल थे, और इल्म का हसूल का भी तरीका है। और अरिस्टोटल जो था, उसके पास एकेडमी के पैसे नहीं होते थे। जो अफलातून की, प्लेटो की एकेडमी थी, वो सीढ़ियों में बैठ के पढ़ा। दरवाज़ा जब बंद होता था ना एकेडमी का, ये दरवाज़ा बंद होता, हाथ कान लगा के बैठ जाता था, क्या कह रहा है। तो एक दफ़ा हुआ ये कि उसने टेस्ट लिया सबका, अपने स्टूडेंट का, वो सारे फेल हो गए। इसने कहा मुझसे भी पूछ लेना। उन्होंने कहा तू तो बाजार को चाय पानी देता है, तू बाहर बैठा है। कहता नहीं, मुझसे पूछे तो सही ना। वो पास हो गया। तो जस्ट शौक, दिलचस्पी, वो अरिस्टोटल बन गया। हमें कुछ आ जाता है ना थोड़ा सा, जैसे कुएं की बैठने को पता होता है कि ये कुएं की दीवारें हैं, तो हम कहते हैं हमने बहुत कुछ सीख लिया। दुनिया बड़ी वसी है, बहुत वसी है। हमें खुदा की तरफ से बहुत बड़ी इनायतें होती हैं, शेड्स आते हैं। जब हम सोचते हैं तो दत्ता दरिया बर्फ़ें पिघला के पानी कई ज़मीनें सैराब कर जाता है, कई ज़मीनें सैराब कर जाती हैं। तो चलता दरिया होता है, डैम्प हो जाएगा, उसमें तूफान फैलेगा, उसमें बैक्टीरिया फैलेगा। अब वो कहते हैं असेंडिंग रूट। इसका रूट क्या होता है? रूट ये है कि ये यूरेथ्रा, असेंडिंग नीचे से जाता है। असेंडिंग का मतलब समझते हैं, नीचे से। और दो तरीके हैं, एक खून से भी आता है, एक नीचे से भी जाता है यूरेथ्रा से। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, 3 वे हैं इसके आने। ब्लड से आ गया, आके इधर पहुंच गया, इधर से आ गया, इधर पहुंच गया, और फिर डायरेक्ट कांटेक्ट यूरेथ्रा से हुआ तो फिर ऊपर चला गया। ठीक हो गया जी। यूटीआई द नेचुरल हिस्ट्री। इनिशियल यूटीआई, इन्फेक्शन रिजॉल्व हो गया, नहीं हो गया, अनट्रीटेड रह गया, री इन्फेक्शन हो गया, रिकरेंस, नो रिकरेंस। तो ये देखें कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो फिर क्या होगा, दोबारा होगा, फिर कॉम्प्लिकेशन में जाएगा, फिर आगे प्रॉब्लम करेगा। वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम, वो कहता है इसको हमने 4 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक जो होता है वो बैक्टीरिया होगा, एक क्या होगा, पैरासाइट होगा, एक क्या होगा, वायरस होगा, एक क्या होगा, फंगल हो सकता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखें कि ये वायरस भी हो सकता है, यहाँ बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब वायरस, बैक्टीरिया कौन सा है? इकोलाई। ये कहते हैं 60-70% इकोलाई है। स्टेफिलोकोकस है, और भी बताएगा आपको। और ये क्या करता है, यूरिन सिस्टम में क्या करता है, सिस्टाइटिस करता है, यूथराइटिस करता है, और पाइलोनेफ्राइटिस करता है। पॉलीनेफ्राइटिस किडनी में क्या इन्फेक्शन, क्या प्राइमरी जो है ना, प्राइमरीली इकोलाई ज़्यादा है जी। अब इसकी सिम्टम के डिफिकल्टी इन पेन एंड यूरिनेशन। आपको मरीज तो आके ये कहेगा ना, वो सच पता नहीं क्या हुआ, कल से पेशाब ज़्यादा आ रहा है, दर्द के साथ आ रहा है, जलन के साथ, तो आप फौरन जाएंगे ये दिस इज यूटीआई। लेकिन एक और जगह भी होता है, एसिटिक रिएक्शन भी बर्निंग कर सकता है। एसिटिक रिएक्शन भी बर्निंग करता है। अक्सर लोगों वो कहता है मैं रात पाए कल खा देना जी, सुबह पेशाब है, जलन हुई है।
में हम बड़े खा गए सर जी, बस उपचार हो जाएंगे, ऐसे आते हैं। दैट इज द एसिटिक रिएक्शन। फिर हम पानों का तोड़ देंगे, आमों का तोड़ दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे कैंसर दे दी या कुछ दे दी। लेकिन जब बैक्टीरिया आ जाएगा ना, फिर कैंसर नहीं काम करती। फिर 2 दिन काम करी, कहते जो तुम दवाइयां पुड़ियां देती है सर ना, मैं 2 दिन मेरा पेशाब की जलन ठीक है, फिर हो गया, उन्होंने तो बैक्टीरिया आ गया। अगर पायों के खाने से होता, या बादाम खाने से, या ड्राई फ्रूट खाने से होता, तो वो एसिटिक रिएक्शन होता, वो ठीक हो जाता। लेप्टोस्पायरोसिस है, ये किडनी इन्फेक्शन है, ये बेसिकली ये भी लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी थोड़ा सा अगला चार्ट दिखाएं जरा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे जी बैक्टीरिया कौन कौन से, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ और भी हैं, मुझे क्लेमीडिया भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं, लेकिन कॉमन हमने इसलिए दिए कि आप वो ज़रा इकोलाई, क्लेब्सिला, इंट्राबैक्टर, प्रोटस। ये आपने कमाल वालों ने बनाई भी है नसोड, प्रोटस। अच्छा, अब आपने वायरस मम्स को पढ़ा होगा कि ये मम्स तो ये कानों वाला वायरस इसने इधर किधर डाल दिया है। तो ये मम्स भी यूरिन ट्रैक, जो मम्स का वायरस है ना, ये भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन करता है। अच्छा, ये नीचे उसने थोड़ा गलत कर दिया है, जो फंगिस है ये गलत लिखा गया है। ये फंगी जो है ये बेसिली कैनाडीडा है, और पैरासाइट जो है वो ट्राइकोमियोसिस है, और ये सिकिस्टोसोमा है। ये 2 बेसिली पैरासाइट्स हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। और एडिनो वायरस और मम, ये दोनों वायरस हैं, ये आपके कल्चर में आपको मिल जाएंगे। आप जब कल्चर कराएंगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इकोलाई है, ये क्लेस्बीला है, ये प्रोटस है। आसान, आप दुनिया में बैक्टीरिया की बहुत बड़ी, इस पर PhD हो रही है जी। आपने टारगेटेड थेरेपी पे जाना है, UTI हो गया, आपने कल्चर कराना है, एक नसोड़ लगाना है। यहाँ गनोरिया भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने वही नसोड़ लगा देना है। यहाँ बहुत अच्छी जो आपकी मेडिसिन दूसरी काम करती है ना, मसलन मर्कसाल है, मर्कार है, इकोजिटम है, कैंथरस है, और अगर आपने वो नसोड़ दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन अगर ज़्यादा है तो मर्कसाल बहुत अच्छा करेगी। आपने एक लगा दी इकोलाई, आप पावें वो लगाएं ना लगाएं, लेकिन अगर आपने और ज़्यादा क्विक, आप मेडिसिन भी इसको दे सकते हैं, वो नसोड़ को और हेल्प आउट कर देगी। आप मर्कसाल लगा दें, मर्कार लगा दें, इकोजिटम, कैंथरस लगा दें, ओडिमा लगा दें। जो फ्रीक्वेंसी वाली दवाइयाँ ना, जब भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होगा, फ्रीक्वेंसी और एर्जेंसी बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी जाऊं, बार बार जाऊं, जल्दी जल्दी जाऊं, पेनफुल हो जाएगा। ये ध्यान में रखें कि एर्जेंसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। एर्जेंसी फ्रीक्वेंसी आपको प्रोस्टाइटिस में भी मिलती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में मिलती है। तो मेन फोकस ये करना है कि UTI जब होगा तो आपको कल्चर कराना है, और जब तक आपका कल्चर नहीं होता, एक बात और भी ध्यान में रखें, आपने कल्चर रेफर कर दिया, आप उसको मर्कसाल दे सकते हैं, आप उसको मर्कार दे सकते हैं, आप उसको, ताकि उसका, लेकिन आपको अल्टीमेटली नसोड़ लगाना पड़ेगा। डॉक्टर अली की प्रैक्टिस का बेसिक राज यही है कि हम मर्कसाल से 100 से 10 ठीक होंगे, कैंथरस से 100 से 5 ठीक होंगे, इकोजिटम से 100 से 5-10 बेहतर ठीक होंगे। जो ही आपने इकोलाई पोटेंसी में लगाई, जो ही आपने मेडोरिन में लगाई, जो ही आपने क्लेब्सिला लगाया, जो ही आपने इंट्राकोकस लगाया, जो ही, तो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होएगा, बंदा अगले दिन आपको कहेगा यार मैं तो 90% ठीक हूँ, 90% ठीक हूँ। तो क्विकली, शॉर्टली, यू आर इन अ कंपटीशन, आप दुनिया में कंपटीशन में जा रहे हैं। एंटीबायोटिक खाएगा पूरा हफ्ता, मेरी दवाई खाएगा 1 दिन या 2 दिन तो ठीक हो जाएगा।
मेरी दवाई खाने के बाद घंटे बाद वो कहेगा मुझे फर्क है, वो रिलैक्स होगा, 8 दिन एंटीबायोटिक खाएगा, रेजिस्ट फिर कहेगा, फिर 8 दिन की लिख देगा, फिर 8 दिन की लिख देगा। मेरे पास 10 साल पुराना वाला भी आएगा ना तो वो भी हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मेरे पास 2 दिन पुराना आएगा तो घंटों में ठीक होगा। मेरे एक बात मत कहते होम्योपैथ के पास अगर आएगा, अगर वो होम्योपैथ समझदार है, वो अगर कुएं का मेंढक नहीं है तो। ये कुएं के मेंढक आपको बहुत सारे नजर आएंगे। इनको सुकरात वाला सवाल जरूर किया करें, क्यों? मेरे सुनने वाले जो सोच लें, जो भी आएगा उसको क्यों का सवाल जरूर करना कि ये जो तू बता रहा है ये क्यों? आर यू एक्सपीरियंस? आपने देखा, आपने सुनी सुनाई बात बता रहे हैं हमें? कितने मरीज देखे हैं इसके? ये जो बंदा बोला ना जिसमें 50-60 लाख बंदा देखा है, और फिर भी मैं वो सुकरात वाली कुछ नहीं जानता अभी। भाई अभी तो रोज नई नई चीजें आ जाती हैं। अच्छा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मुझे ऐसे, हम दोस्त में बैठे हुए थे, कोई 2-3-4-5 महीने की पहले की बात है। तो हमारा दोस्त है इजाज़ अली, वो बड़ा काम करता है किडनी पे। मुझे कहने लगा यार ऐसे ही, कहता है यार डोबेशिया एक दवाई है, ये आंखों में बड़ा अच्छा पढ़ा है मैंने, बड़ा अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस नहीं क्या पढ़ा है, मैंने मंगवा ली, कमाल वाले मिलती नहीं थी डोबेशिया, मैंने कमाल वाले से मंगवा ली। ये 2-3 महीने पहले की बात है। कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, मैं आजकल यूके जाओ वहाँ से ले आकर। आप मुझे आज कोई 5-6 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक औरत आई, रास्ता पड़ा हुआ, मौसम हो रहा, उसने कहा चिट बना के मुझे दी, केस रिपीट हो रहा था। कहता जी ये, मैंने देखा, मैंने गौर ही नहीं किया। मैं कहा बीबी फ़र्क है? कहती हाँ। मैं कहा चलो रिपीट कर। कहती नहीं रुके। मैं कहा क्यों, फ़र्क नहीं है? कहती फ़र्क तो है। मैं कहा फिर क्यों रुके? कहती मेरी नज़र आ गई है। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ख्याल है, चलो रिपीट करो। कहती रुके ना जी, आप बात ही नहीं मुझे पूरी सुन रहे। मैं कहा क्यों रुकूँ, जब ठीक हो गया तो बस ठीक हो गया। मैंने कहा 2-4-10 दिन से गई होगी, 5 दिन से तो ठीक होगी। कहती 5 साल बाद आई है। आफ्टर द 5 ईयर, डायबिटिक पेशेंट थी, मैं उसको बाकी सारी दे रहा था, तो ये डोबेशिया 200 की मैं उसको रोज दे रहा था। मैंने सैकड़ों मरीजों को दे डाली है। मेरे पास शाज़र नज़र कोई केस अभी तक नहीं रिपोर्ट हुआ जिसने कहा मेरी नज़र नहीं इंप्रूव हुई डायबिटिक। तो ये किसी ने एक्सपीरियंस किया था और हमने उस पर किसी को पता ही नहीं था। आज सारी दुनिया देगी इसको, सारी दुनिया देगी ना। आप खुद सोचें, डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है ठीक ही नहीं होती, तो आपकी एक एक्सपीरियंस करने से, वो तो मेरे पास एक बहुत पुरानी बात है, कोई 25-30 साल पुरानी। मेरे पास एक आर्मी मेडिकल डॉक्टर था, मेजर था, उसकी वालदा को कैंसर था, माउथ कैंसर। तो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी सारी ट्राई मार चुका हूँ, आप मेरी वालदा है ना, आप इसको लेबॉर्ट्री समझ के करें, जो मर्जी है ट्राई करें। ये उस बंदे के अल्फाज थे, आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। कहती है मेरे पास कोई चांस नहीं है, मैं सारे अवेल कर चुका हूँ। आप, मैंने कहा यार मुझे तो, उसके जी आपके पास टाइम है, आप इसको जो खिलाते हैं खिलाएं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वालदा के बारे में क्या, जो मैं किसी तरीके से बच जाए, हमारे कहा गया कि ये नहीं बच सकते, ऐसा ही है ना। अभी जो दिन को एक औरत उठा बच्ची हमारे पास आई थी जिसका मेटास्टेसिस डिजीज़ थी ओवरीज की, वो खातून क्या कह रही थी कि हम इसको उठा के लाए थे। आज ये स्कूल बेड रिडन थी, अब तो फिर दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गया। तो बेसिक जो मियाज़मेटिक डिजीज़ की अप्रोच है, आपको फास्फोरस का पता है, आपको ओरोमी और नेटोनेटम का पता है, लेकिन आपको नसोड़ का पता नहीं, तो आप ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते।
जिन लोगों की पहले प्रैक्टिस मौजूद थी, जब से उन्होंने नसोड़ की प्रैक्टिस, मेरे पास उधर एक बंदा आया यहाँ कुहाड़ से, वो 5-6 मरीज लेके आया, मुझे कहता है इसको कैंसर भी इसकी फैमिली में है, टीबी भी है। मैं कहा यार तू डॉक्टर है? कहते नहीं। तो मैं कहा तुम्हें कैसे पता? कहता जी मैं तो आधा गांव में ठीक करता हूँ, मेरे घर के 20-20 साल पुराने मरीज ठीक हो गए हैं। तो मैंने कहा कहते लेक्चर सुनता हूँ आपके। तो हमने तो होम्योपैथी नसोड़ को घर घर पहुंचा दिया है। हमने होम्योपैथी को घर घर पहुंचा दिया है। मैंने इसको अपने सीने में इसका राज नहीं रखा, इसलिए कि मैं मर जाता हूँ, मैंने मर जाना है, किस काम आएगा? जब खुदा साहब लेगा तो फिर क्या होगा? चाहे ले ना लेगा, हो सकता है ले, तो फिर क्या होगा? फिर कौन जवाब देगा? लेकिन वो कहता है जितना इल्म दूंगा इतना साहब लूंगा। कुरान पाक में जिक्र है कि जिस तक नबी का पैगाम नहीं पहुंचा उससे साहब नहीं होगा, जिस तक पहुंचा उसके साथ। ये कहते हैं ना। इसलिए मुझ तक एक चीज पहुंच गई और वो मैंने किसी को नहीं बताई, वो चाहे तो मुझे इससे ज्यादा इल्म दे सकता है, वो न चाहे तो मुझे यहाँ रोक सकता है, मेरा दिमाग फेर सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अब ये देखें जी, ये फिर एक उसने एक और चार्ट दे दी आपको। ये जो ब्लू कलर है ना, एक दायरा बनाया उसने, दिस इज द परसेंटेज, क्या है ये? इक्वलाई है। ये ब्लू मार्क किया ना उसने, ये जहां जहां ये है ना, ये सारा मतलब इतने परसेंट ये है इक्वलाई। ये पूरा इन्फेक्शन शो किया उसने दायरे ने। बाकी जो देखे ना नीचे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा, इंट्राकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, ठीक है जी, कैनाडिडा है, ये इसके निशान उसने दिए। ये ब्लू सबसे बड़ा, ये दिस इज द इक्वलाई। ठीक हो गया। द रिस्क फैक्टर, द फैक्टर रिजल्टिंग इन द कंप्रोमाइज ऑफ द नॉर्मल होस्ट डिफेंस। वो कहता है जब आपका जो यूरिन ट्रैक है ये नॉर्मल नहीं है, कंप्रोमाइज है, तो क्या होगा? कॉलोनीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द यूटीआई। वो कहता है लेट्रोजेनिक ड्रग्स क्या है? अब एक और बड़ी, लेट्रोजेनिक ड्रग्स क्या है? वो कहता है कि इनडिवेलिंग कैथेटर भी इन्फेक्शन कर सकता है। आप किसी को कहें कैथेटर लगा तो वो कर सकता है। एंटीबायोटिक के यूज से, अच्छा एंटीबायोटिक के यूज से क्या होता है? एंटीबायोटिक के यूज से क्या होता है कि आपकी जो बैक्टीरिया, आपका गुड बैक्टीरिया ना, उस स्टमक में पड़ा होता है। अब जब रिएक्शन होगा तो वो स्टमक के अंदर जो गुड बैक्टीरिया पड़े उनको भी मार देगा। इधर इसको करने के लिए ना, यूटीआई को कंट्रोल करने के, बार बार रिएक्रेंस होगी तो एंटीबायोटिक बार बार देगा तो आपकी गट को तबाह करके देगा। जो गट में बैक्टीरिया है ना, वो निकल के नीचे यूरिन ट्रैक में आ जाएंगे, और जो जिस जगह का बैक्टीरिया है वहां से अगर कहीं और निकल के जाता है ना तो खलबली मचा देता है। मतलब हम रोज ट्रैक पे जाते हैं, यहाँ जो लेपर्ट है ना, यहाँ जो रेजिडेंट लेपर्ट है, जो रहने वाला है, हम गुजरते रहते हैं, वो नहीं आता। जब मरी वाले आ जाते हैं ना, या यूबिया वाले जब सर्दियों में आ जाते हैं, तो वो ऐसे ही हर बंदे को तंग करते हैं, इधर घुसेगा। जिसकी जगह है बैक्टीरिया की, वहां से अगर डिस्प्लेस हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, तो वो उसने खलबली। अब इक्वलाई हमारे बॉडी का, स्टोमक का हिस्सा भी है, ये भी आपको बता दें। कि जब स्टोमक से निकल के यूरिन ट्रैक में आ जाएगा, इसने खलबली मचा दी। इसी तरह ये जो है ना, औरतों में इन्फेक्शन, क्योंकि एनल से होकर यूरेटर चूंकि नासात पड़ा था, ये वहां से भी इंटर हो जाता है। समझ आई आपको? अच्छा स्पर्मोडाइज, अच्छा जो ये स्पर्मोसाइडिस, ये क्या है? ये वो दवाई होती है जो स्पर्म को मारती है। आप
इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। ये मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये भी जो है ना, ये जो है ये भी बैक्टीरिया को मार देता है। और हिस्ट्री लें कि कोई ड्रग्स तो नहीं यूज कर रहा, तो इस ड्रग्स को भी एंटीडोट करना पड़ेगा। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिक के वैसु को यूरेटर रिफ्लेक्स है, फीमेल सेक्स के अंदर ज़्यादा होगा, प्रेगनेंसी के साथ ज़्यादा हो सकता है। बिहेवियर क्या है कि वाइडिंग डिसफंक्शन, फ्रीक्वेंट और रिकरेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स। जेनेटिक फैमिली टेंडेंसी क्या है, उसके अंदर पैदाशी या ख़ानदानी टेंडेंसी है बैक्टीरिया को पकड़ने की। तो वजाइनल मिकोजा में प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो अगर कंप्रोमाइज़ हो गई तो इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर क्या है, वुमन में क्या है, शॉर्टर यूरेथ्रा जी बहुत कॉमन है, एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एनस जो मैं पहले बता चुका हूँ। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, यूज़ ऑफ स्पारोसाइट्स डायफ्राम, ये वही है कि जो आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा कंसेप्टिव को इस्तेमाल करते हैं, तो इंट्रा कंसेप्टिव को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है इंट्रा कंसेप्टिव के इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी दवाई जो है नक्सोमिका को देंगे। सिपिया बहुत बड़ी दवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने की। और फिर आपकी तो माशाल्लाह अल्लाह ने हमें एक और बड़ी अच्छी जो दे दी है कि उसी दवाई को मंगा के पोटेंटाइज करके दे दें। ठीक है, खुदा ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते रखे हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, पोस्ट मेनोपाज है, मेनोपाज में भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। रिड्यूस चूँकि एस्ट्रोजन हो जाता है, एस्ट्रोजन जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो जब वो आपके पोस्ट मेनोपाज आ जाता है तो इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। प्रोस्टेट आपके पास इस मेनोपाज को आप बढ़ा सकते हैं, साइकिल बढ़ा सकते हैं, जैसे लेक्सिस है, जैसे सिपिया है, जैसे ट्यूबरक्लोनियम है, जैसे सल्फर है। ये आपका जो लाइफ स्पैन है इसका फीमेल जेनेटर से, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मेल जेनेटर सिस्टम के लाइफ स्टाइल को हम बढ़ा सकते हैं। मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब करूँगा तो मैं बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। मैन में क्या होता है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट इन ओल्डर मैन, जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा, जिंक की पैदावार कम हो जाएगी, इन्फेक्शन को रोकने वाले मामलात नहीं होंगे, तो बार बार क्या होगा, यूटीआई और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, दुनिया में ये एक ये ऐसा पैथोलॉजी है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की। मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, उसके 60 मेंबर हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के। कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, ठीक ही नहीं होते। और बेसिकली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का काज भी बैक्टीरिया है। उसको गनोरिया हुआ, उसको इकोलाई हुआ, वो जिस एरिया में उसने यूरेथ्रा में इन्फेक्शन किया, और वहाँ जब स्कार बनता है, जब हीलो के स्कार बनता है, वो स्ट्रक्चर बनता है, वो दैट इज़ द स्ट्रक्चर, वो आपका एरिया नैरो कर देगा। उसमें हमारी देखें, हम उसमें ट्यूबर मेडोरिनम थूजा का इस्तेमाल करते हैं, अगर डायग्नोज इकोलाई का इस्तेमाल करते हैं। और मेडिसिन कौन सी, क्लेमेटस बहुत अच्छा काम करती है, आपकी थायोसिनम स्कार को डिज़ोल्व करती है, वो बहुत अच्छा काम करती है। ट्राइटिकम बहुत अच्छा काम करती है, तो जो वो उस प्रेमोमेट रास्ते को उसको डिज़ोल्व करती है। पल्साटीला उसको ठीक करती है। तो ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की इतनी दवाइयाँ हैं, लेकिन विद द मेथड्स ठीक हो गई। और उसके बाद क्या है, ये इतने परेशान लोग हैं, इन्हें रिगार्डिंग कराते हैं 6 ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन, ये ठीक नहीं होते। फीमेल यूरेथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है, जिसमें हम कोपीविया का मैं बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अभी भी मेरे पास कल एक केस रिपोर्ट हुआ है, आइए बाहर से खातून आई, उसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, और मुझे कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक काम करें, मुझे प्रेगनेंसी रोकने की दवाई। मैं 20 साल हो गए मुझे प्रेगनेंसी में, बच्चे बड़े हैं मेरे, प्रेगनेंसी नहीं होती। जब मैं आपकी दवाई खाती हूँ तो मुझे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो उसको हमने कोपीविया दी हुई थी। कोपीविया स्ट्रक्चर करती है और यूरेथ्रा से
कतरा 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 पेशाब आता है ना मजे की साइंस। आगे चले जी। कैथराइट्स अक्सर लोग होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया, कैथरेटर लगता है तो कैथरेटर जो है वो इन्फेक्शन कर देते हैं। आगे चलते हैं। किडनी स्टोन पे मैं आगे जाऊंगा। वैसे किडनी स्टोन हमने यहाँ डाला हुआ है, ये कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरिया की। ये तमाम बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन है कि किडनी स्टोन बनाता है। मैं आगे एक स्लाइड हमने पूरी डिटेल डाली। पाथवे ऑफ द पैथोजन इन्फेक्शन यूनिट ट्रैक असेंडिंग रूट है क्या? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हेमाटोजेनस स्प्रेड टू किडनी, प्रोस्टेट, टेस्टिस, वही जो खून के जरिए चला जाना, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए चले जाना, और डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अनदर ऑर्गन्स। ये डायरेक्ट यूरिथ्रा से आ जाना और किसी और ऑर्गन से आना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, थ्रू ब्लड भी आ सकता है, और आके करेगा यही खराबी। ब्लैडर इन्फेक्शन, ये यूरिटर है, ये ब्लैडर है। हार्मफुल पैथोजेनेसिस इंटर ब्लैडर काजिंग इन्फ्लेमेशन एंड सिस्टाइसिस। ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा से गया, और ये देखें कितनी कॉलोनीज बना ली है इसने, बैक्टीरिया ने उसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट दिखाएं। ये फिर वही नीचे यूरिथ्रा से गया, फिर इसने क्या किया, ये असेंडिंग पैथोजेनेसिस है। मतलब कैसे होता है ये देखें, सब ये नीचे से चलेगा, ये नीचे से पहले स्टेप क्या होगा, कॉलोनी बनाएगा, मतलब फौज को बढ़ाएगा, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हमला। यहाँ ये कॉलोनी बनाता है, फिर यूरिथ्रोथेलियम पेनिट्रेशन, ये जो उसकी लेयर है ना उसके साथ फिर चिपकता जाता है। फिर एसेंशियल ऊपर बढ़ता है, सफिशिएंट बैक्टीरिया कोलोनाइज एंड लीड टू बैक्टीरिया, कि वहां जाके इसने बिल्कुल चिपक जाना है। वहां जाके इसने चिपक जाना है, उसके बाद इसने पाइलोनेफ्राइटिस करना है, फिर इसने एक्यूट इंजरी कर देनी। एक्यूट इंजरी का क्या मतलब है कि किडनी में पहुंच गया और किडनी को इसने जख्मी कर दिया, और किडनी की जो कंपोजिशन है उसको इसने खराब कर दिया। राइट? क्यों जी, कोई प्रॉब्लम चल रहा है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप लिखाएंगे। अब मैंने आपको ना इकोलाई की शक्ल दिखानी है। ये जो साबुन नुमा चीज बनी है ना, दिस इज द, जिस पे लिखा था मैक्रोब, दिस इज द इकोलाई। इसके ऊपर आपने यूं तीर लगे हुए नजर आते हैं, ये इसके ऊपर होते हैं, ये दीवार के साथ चिपकते हैं। ये देखें ना, बाकी तो इसकी बड़ी स्मूथ सरफेस है, बाकी इसकी बड़ी स्मूथ सरफेस है, इसके ये जो तीरनुमा चीजें निकली हुई हैं, ये बेसिकली नेचुरल इसके वो ऐसे खुंगे से बने हुए हैं, जो जाके आपकी यूरेटर की ब्लैडर की दीवार के साथ ये चिपकते जाएंगे। और ये देखें चिपक के उसने क्या असर कर दिया उसका। नेक्स्ट, ये भी आके ये इकोलाई इंटर हुआ, एक सेल में इंटर हुआ, ये एक सेल है, इसके अंदर जाके इसने कॉलोनी बनाई, फिर इसी से निकल के दूसरे सेल में, एक से दूसरे तीसरे, इस तरह ये वो भी एक होता है। आगे जी, बैक्टीरियल एडियन। एडियन क्या होता है? किसी चीज को वहां ग्रोथ कर देना, वहां एक ग्रोथ एडियन बना देना, जैसे आप चोट लगी तो वहां एक एडियन बन गया, तो ये वहां कॉलोनी बनाता है, एडियन बनाता है। वह क्या करता है, उस पूरे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जहां ये चिपकता जाएगा, एडियन बनाता जाएगा, कॉलोनी और बनाता जाएगा, उसका फंक्शन नकारा हो जाएगा।
ठीक हो गया जी। मैंने वैसे कोशिश की है कि इतना उसको मुश्किल नहीं बनाया हुआ हमने, बड़ा आसान तरीके से समझा रहे हैं। एक लफ्ज़ इसने लिखा है, ये जो इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया, इसके अंदर इसने लिखा है डिसबायोसिस। व्हाट इज द डिसबायोसिस? ये वाला, दिस इज द, ये आपको उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा लिखा है। ये है डिसबायोसिस। आगे करें। ये डिसबायोसिस क्यों होता है? ये डिसबायोसिस स्टमक के अंदर क्यों होता है कि जब आप बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इस हिस्से को तबाह कर देता है। यहाँ से बैक्टीरिया भागेगा, नीचे जाएगा, और जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इंटेस्टाइनल बैरियर में डिसफंक्शन कर देगा। जो आपकी आंतों के अंदर, स्टमक के अंदर जो तौलिया नुमा चीज़ बनी है उसको ये बढ़ा के रख देगा। बार बार एंटीबायोटिक, बार बार, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब हो गया। और ये इंटर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, ये सारी इस एरिए की ये इन्फ्लेमेशन है। और ये डाटा देखें, मज़े की बात है कि ये उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को एक्सप्रेस कर दिया है। छुपाते नहीं लोग, साइंटिस्ट नहीं छुपाता, मगर ना। अब ये बात जो फार्मासिस्ट है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके लिए तो ये जहर है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उसने कहा भाई ये काम होता है ये काम होता है। वाह दुनिया में सेफेस्ट, वाह दुनिया में सेफेस्ट तरीकाकार है इन्फेक्शंस को ठीक करने का होम्योपैथी। कोई गट को खराब नहीं करता, स्पेसिफिकली वहां जाएगा, वहां इम्यूनिटी पैदा करेगा और वहां से किल करेगा, और फिर किल भी करेगा, लाइफ टाइम सेव भी करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्योर करेगा, प्रिवेंट भी करेगा, क्योर भी करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। आप जब ये दवाइयां खाएंगे इम्यूनिटी तो गई, तबाह फर्क होगी, फिर ड्रग रेजिस्टेंस शुरू होगी। होम्योपैथी वाइज ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस फिर नहीं आता, अगर आपने एक्यूरेसी, हाँ, अगर आपने नसोड़ नहीं लगाया, आपने दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन करके दवाई नहीं दी, तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस बनेगी, 100% बनेगी। उसकी फास्फोरस दवाई आप दे रहे हैं, आप उसको बार बार दे रहे हैं, बंदा कहता है मैं फिर बीमार हो रहा हूँ, आप उसको कैल्शियम दे रहे हैं, कहता है फिर बीमार, आप उसको कोई भी और दवाई दे रहे हैं, कहता है फिर बीमार हो। फिर बीमार होने को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप नसोड़ का इस्तेमाल करें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई खाता हूँ, 10 दिन ठीक होता हूँ, फिर हो जाता हूँ, दर्द है। आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करके, जब आपको कुछ समझ नहीं, आप पेसिलिनियम दे दें, आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें, आप मेडोनियम दें, ये भी टिश्यू की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। ये आएगा, ये भी ट्यूबरकुलोनियम बड़ा नसोड़ है, कार्सिनोसन बड़ा नसोड़ है। और लाफ क्या कहता है, लाफ सिमिलर क्या 46 में कहा, बड़ा नसोड़ है, छोटे को मार ही देगा। हम स्पेसिफिक भी लगा देते हैं, हम बड़ा नसोड़ भी लगा देते हैं। मजे की और बात आपको बता दें, मैं ट्यूबरकुलोनियम भी लगा दूं, मैं क्लैक्सिला भी लगा देता हूं। एक बड़ा नसोड़ भी लगा दिया और एक उसके साथ छोटा भी लगा दिया। एक जनरल इम्यूनिटी भी ट्यूबरकुलोनियम ने नाश कर दी और हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बढ़ा दी, है ना मजे की बात। जैसे कार्सिनोसन में मैंने कहा था कि हमने कार्सिनोसन भी लगा दी, हमने ऑर्गन स्पेसिफिक कार्सिनोसन लिवर भी लगा दी, जनरल इम्यूनिटी भी हमने कैंसर के अगेंस्ट बढ़ा दी और हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बढ़ा दी। आप ट्यूबरकुलोनियम लगा के क्लैक्सिला देखें, और मजा आएगा। आप ट्यूबरकुलोनियम लगा, आप कार्सिनोसन ट्यूबर लगा के, मेडोनियम लगा के, और मजा आएगा, है ना। और ये दिस इज द क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
क्लिनिक एक्सपीरियंस द बेस ऑफ द 46, याद रखें 46 को मत भूलें। जो बंदा अपन सोर्ट पे बहस करता है उसको 46 पढ़ाएं, अंग्रेजी में पढ़ाएं, फिर उर्दू में पढ़ाएं, फिर बहस नहीं करेगा। कुएं का मेंढक उसको समझ नहीं है। ये सारे अरकारे, सब बरकारे कुएं के मेंढक हैं। होम्योपैथिक साइंस तो बहुत यूनिवर्सल साइंस है भाई। 291 अफरोजम, हर अफरोजम एक लिखता है कि सोने की कलम से लिखा गया है। हर अफरोजम सोने की कलम से लिखा गया भाई। इतने सनहरी और रूफ है उसके, और हमने उसको लिबरेट किया, हमने उसको समझा, हमने उसको इस्तेमाल किया। 50-60 लाख बंदा ऐसे नहीं देखा जाता। कैंसर के मरीज ऐसे नहीं ठीक होते, उसके पीछे बेसिक साइंस है। हम तो वो गली गली महल्ले महल्ले कूचे कूचे जाते नहीं हैं, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से जो बोल रहे होते हैं लोगों तक पहुंच रहा होता है। मैंने मरीज नहीं खरीदना, मैंने मरीज नहीं खरीदना, मैंने होम्योपैथी का इम्पैक्ट, होम्योपैथी की को फल होता। डॉक्टर अली की पर्सनैलिटी जो है वो होम्योपैथी के सामने जीरो है। ये बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ी साइंस है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और अगर मैं ट्रू मैसेज नहीं पहुँचाता तो मैं आपका भी मुजरम हूँ, मैं खुदा का भी मुजरम हूँ, मैं होम्योपैथी का भी मुजरम हूँ। आप यकीन माने, हम जब पैसे लोग हमें देते हैं ना, वो कहते हैं वापस जो देने होते हैं, तो कहते हैं रहने दें डॉक्टर साहब। मुझे कभी किसी ने कहा कि पैसे लेस कर दो, कहते और रख लो। मैं कहने यार यही रख, जितना ज़्यादा देगा ये ज़्यादा बोझ पे आ जाएगा। तो हम टनों के प्लाजे काजों के नीचे तो मैं नहीं मरना चाहता। ये नाजायज दौलत, ये डाका भी होता है। इल्म के डकैत भी दुनिया में बड़े मौजूद हैं। एक बंदे ने नूर मोहम्मद की किताब छुपा के लिख दी, उस किताब का वजूद भी नहीं है, उस किताब का वजूद नहीं, हालांकि वो बहुत बहुत ही खुदा का नेक बंदा था नूर मोहम्मद, और उसने होम्योपैथी को कोई 25-30 दवाइयों के अंदर बहुत कुछ समझा उसने। और वाइड में डॉक्टर देखता हूँ कि जो आपको टाइम फ्रेम देता है कि ये 2 महीने 3 महीने 6 महीने में बंदा ठीक हो जाएगा, वो इतना पीएचडी डॉक्टर नहीं था, लेकिन जितना सिफलिनियम को उसने समझा, जितना ट्यूबरकुलोनियम को उसने समझा, जितना टेरल्टोला को उसने समझा, मैं नहीं समझ सकता कि किसी और ने समझा। मैं तो ज़िंदगी में उसको मिला नहीं, मैंने जाके उसके रजिस्टर देखे, कमाल का वो बंदा था। मुझे लोग कहते हैं तू उसके बेटे नाम नहीं लेते। मैं क्या यार, मैंने उसको ख्वाब में देखा है, मैंने उससे सीखा है। मैं आज कोई 4-5 दिन पहले मुझे डॉक्टर मसूद ख्वाब में मिला है। लंबा कद है, पेंट कोट पहनी हुई है, तो मेरी मुलाकात होती है, चीज़ों पे बहस होती है, बात होती है। जिन मसूद का जो फाउंडर है, तो ये तो फिर नूर मोहम्मद मुझे कई दफ़ा मिला है, तो मैं उस बंदे का नाम क्यों ना लूँ। मुझे पोटेंसी का इस्तेमाल नूर मोहम्मद ने सिखाया है, क्योंकि मैं उसको मिला नहीं हूँ। मुझे नसोड़ का इस्तेमाल उसने सिखाया, गो के मैं उसको मिला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसको लिटरेचर पढ़ा। यार ये सारी वही, आप जरा इसकी कॉम्प्लिकेशन है आगे। जो कितना हो गया जी टाइम, कोई वाइंड अप करिए इसको। 2.25 घंटे अजय, तो फिर थोड़ा हो जाए ना। इसकी ये सारा वो चार्ट दोबारा इसने बनाया, लेकिन इसकी ज़रा कॉम्प्लिकेशन दिखाएं जी मुझे।
अच्छा, ये सिम्टम ज़रा देखते हैं, इसको देखें, फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन आएगी, वो चार्ट देखते हैं। प्रॉब्लम पीइंग, पहली अलामत क्या कि पेशाब, दूसरी फीवर, सर्दी लगना, क्लोडी फाउल स्मेलिंग एंड डार्क पी, मतलब पेशाब का चूँकि वाइटिश है या थोड़ा सा येलोइश होता है, वो अगर डार्क हो जाता है, उसके अंदर स्मेल आ जाती है, जैसे मैंने कहा ना, खड़े पानी में स्मेल आ जाती है, जब बैक्टीरिया आएगा तो स्मेल आ जाएगी। पेन वाइल पेशाब, जब आप पेशाब करते हैं तो आपको पेन होता है। पेन इन योर फ्रैंक, आपके एब्डोमेन में और पीछे बैक पे पेल्विक एरिया में पेन आता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, आपको पेन महसूस होता है। पेनिट्रेशन इज अ डिफ़िकल्ट पेनफुल। जब आपको कोई मरीज़ आया आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो गया, डॉक्टर साहब जलन के साथ आ रहा है, बार बार आ रहा है, साथ मुझे बुखार भी हो जाता है, ठीक है, और साथ वो सारी ये बाकी चीज़ें भी बताता है कि, तो इट्स मीन्स के यूटीआई है। और यूटीआई तो आजकल बच्चे बच्चे को पता है, घर में हर बंदे को यूटीआई हुआ होता है, किसी ने किसी को कहा यूटीआई हुआ, तो बच्चे तो सुनते रहते हैं छोटे से, उनको भी पता, होम्योपैथिक वालों को भी पता होना चाहिए व्हाट इज द यूटीआई। मरीज आपको ये नहीं कहेगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे यूटीआई हुआ है, मुझे यूथराइटिस हुआ है, मुझे यूथरस स्ट्रक्चर हुआ है, मुझे सिस्टाइटिस हुआ, मुझे नेफ्राइटिस हुआ है। आजकल वो लोग भी बीमारियों को लेक्चर देते थे जो बीमार का इलाज करते थे। तो ये मेरी सक्सेस है ना, ये मेरी कामयाबी है ना। मैं इन्हीं को होम्योपैथी सिखा के सारों को छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी खुदा की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई है, या ये भाग जाएंगे या ये होम्योपैथी सीखेंगे, क्योंकि हमने मैदान खुला नहीं छोड़ना। मैंने अपनी नस्ल को, मैंने अपनी होम्योपैथिक बरादरी को डिट्रैक नहीं होने देना। ये कोई बात नहीं कि वो बोलता है तो क्यों बोले। अच्छा, ये इनके यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जितना जानते हैं ना, एक बंदा होता है ना जितना जानता हो, दूसरा पीएचडी होगा, ये कहते हैं जितना मैं जानता हूं ना इससे ज्यादा तू क्यों जानता है। ये बीमारी है ना, पर जितना मैं, वो उसके दुश्मन हो जाते हैं कि ये ज्यादा क्यों जानता है। जितना मैं जानता हूं बस इतना जान, इससे ज्यादा नहीं जानना। जितना मैं जानता हूं इतना जानो, इससे ज्यादा नहीं जानो। फिर आपके खिलाफ बोलेंगे, फिर आप कहें इतना मरीज क्यों देखता है, यही क्या करता है, ये शुबदाबाजी है। और मेरी ये ड्यूटी है, और ये बिल्कुल कोई, कुरान पाक में लिखा है, लोगों को बुरा भला कहा गया कि तुम मुनाफिक हो, तुम मुनकर हो। और 17 अफरोज़ों में हनीमन ने कहा, बड़ा क्लियर कट कहा कि डॉक्टर का काम क्या है, मरीज को शफा पहुंचाना। डॉक्टर का काम ये नहीं है कि दानशवाराना बकवास करना। तो जो लोग दानशवाराना बकवास करते हैं, ये हनीमन बड़ा बहादुर आदमी था, उस वक्त उनसे लड़ा है। हमारे साथ तो 1.5 लाख डॉक्टर है, 2 लाख पाकिस्तान में बता हुआ। हमने किसी को दानशवाराना बकवास नहीं करने देनी। बात साइंटिफिक होगी, कुछ बताएगा कि तो क्यों, पूछो क्यों 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 दूं, किस वजह से दूं, क्यों तुम्हारी बात सुनूं। कोई लॉजिक है, कोई साइंस है, कोई मंतक है। कॉम्प्लिकेशन, recurrent infection, especially the woman who experienced 2 or more UTI in 6-month period or 4 or more within year। वो कहता है कि रिकरेंट अगर 5-6 महीने बाद हो गया तो फिर ये क्रॉनिक UTI हो जाता है। अगर उसको बार बार हो रहा है तो इसको ये समझें कि ये कॉम्प्लिकेशन है। परमानेंट किडनी डैमेज कर देता है।
परमानेंट किडनी डैमेज कर देता है। किडनी डैमेज करने के सोर्स क्या हैं? डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर। और ये देखें कि कॉम्प्लिकेशन में उसने लिखा है, दिस इज द इंटरनेशनल स्टडी। ये मेरी स्टडी नहीं है, जैसे इंटरनेशनल स्टडी है कि परमानेंट किडनी डैमेज फ्रॉम एन एक्यूट टू और क्रोनिक इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस ड्यू टू द अनट्रीटेड यूटीआई। लोगों के जो गुर्दे, मेरी एजाज अली से डिस्कशन हुई है कि ये ज़रूर कराएं, आप किडनी का वो कराते हैं तो ये आपको ये कराना चाहिए। अक्सर हम दोस्त बैठते हैं तो ये जहाँ हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को देखते हैं, जहाँ हम उसको देखते हैं, हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या यूटीआई तो नहीं है। वेट और प्री मेच्योर इन्फेंट, अच्छा ये परमानेंट किडनी डैमेज होता है। इंक्रीज रिस्क फैक्टर इन प्रेग्नेंट वुमन ऑफ द डिलीवरिंग लो बर्थ वेट और प्री मेच्योर इन्फेंट, वक्त से पहले बच्चा पैदा कर देगा, कम वेट वाला बच्चा पैदा कर देगा। प्रीवियस सीन द विद गोनोकाई जो है वो भी यूथराइटिस पैदा करता है, गोनोरिया भी करता है, सेप्सिस कर देता है। सेप्सिस का मतलब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देगा और बुखार ही नहीं उतरता। यूटीआई पूरी बॉडी के, अक्सर आपकी जो बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ से औरत जो इन्फेक्शन ले लेती है, पैदा डिलीवरी के बाद ले लेती है, जिसको सेप्टिक्सीमिया। तो सेप्टिक्सीमिया के लिए हम जैसे पायरोजिनम का हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ आप यूटीआई, उसका यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का आप कल्चर करवा लें और उसको साथ इस्तेमाल करें। infection, especially if the infection find its the way up from the urinary tract to kidney, और यहाँ से जाकर सीधा किडनी में जाएगा। आगे चलते हैं जी, एक चार्ट आएगा, ये चार्ट जरा देखते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन क्या है जी? लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सिस्टाइटिस है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है साइड। यूरिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रोटस क्लैस्बीला degrade urea which may cause superstitions of urine। ये क्या करता है? ये जो ऊपर वाले बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? स्टोवेज स्टोन, ये स्टोन बनाते हैं किडनी का। फिर ये जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये भी है कि ये स्टोन बनाता है। ये लेक्चर हमारा एक दोस्त है डॉक्टर सज्जाद, यूरोलॉजिस्ट, उसने भी आके आज से कोई 5-6 साल पहले दिया था। उसमें पहली दफ़ा हमें पता चला था कि यार स्टोन के तो जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर भी स्टोन बनता है। और मैं उसका आज से 5-4 साल पहले मैंने एक्सपीरियंस भी किया था। ये अपना गुफ्तार का एक गांव का बंदा था, उसके बच्चे क्या था उसके स्टोन बनते थे, तो हमने उसका कल्चर किया तो उसमें से क्लैस्बीला निकला था और क्लैस्बीला देने से उसके स्टोन गिरने शुरू हो गए थे। इन मेल बैक्टीरिया फ्रॉम यूरिथ्रा ट्रेवल टू प्रोस्टेट वाया प्रोस्टेटिक डक्ट, ये क्या करता है? ये प्रोस्टाइटिस करता है, कॉम्प्लिकेशन। और प्रोस्टाइटिस वाले जो सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, नहीं ठीक होता, एंटीबायोटिक लेते हैं 2 दिन डेढ़। तो अगर आपको ये क्लैस्बीला आपके पास है, आपके पास इकोलाई है, आपके पास प्रोटोस है, आपके पास क्लैमिडिया है, आपके पास मेडोरिनम है, तो आप इस इन्फेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। ये साइड दिखाएंगे जरा, एक मिनट उधर नहीं सर, ये वाली बैक्टीरिया टॉक्सिन एंड इन्फ्लेमेशन डैमेज एपिथेलियल लेयर को तबाह कर देता है। बैक्टीरिया गैन एक्सेस टू द ब्लड सप्लाई के अंदर चला जाएगा। और बाद दफ़ा लोकली बैक्टीरिया नहीं मिलता जी यूरिन के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं, वो ब्लड में चला जाता है। लोकली आपने एंटीबायोटिक दे के आप वो आजकल एक्सटर्नल मेडिसिन भी यूज़ कराते हैं, तो उससे लोकली आप उसको सप्रेस करके आप फिर उसका ब्लड कल्चर कराएं।
वर्ड स्प्रेड साइटोकिन रिलीज रिजल्टिंग इन द सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यूरोसेप्सिस आ गया, और इन्फेक्शन इधर एक और साइड है, ये आ जाए। अच्छा ये देखिए, इन्फेक्शन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक, इन्फेक्शन इन द ब्लैडर क्या करता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी पेरिकामा के अंदर चेंज करेगा, पायलोनेफ्राइटिस करेगा, इन्फेक्शन डैमेज करेगा, स्कार पैदा करेगा, किडनी का स्कार का मतलब वही है जिससे स्ट्रक्चर है, स्कार पैदा कर देगा, इम्पेयरमेंट ऑफ द रीअब्जॉर्वेटिव फंक्शंस, और अल्टीमेटली क्रॉनिक लिवर रीनल फेलियर हो जाएगा, अल्टीमेटली क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। इन्फेक्शन डैमेज द यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम काजिंग द फाइब्रोब्लास्ट प्रोफरेशन, कोलेजन डिपोजिशन, सेल के अंदर एपिथेलियल के अंदर के तोड़ फोड़ कर दे, यूरिनरी ट्रैक स्कैरिंग हो जाएगा, एंड स्केयर द रीनल यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम नैरोज हो जाएगा ड्यू टू बल्क अप ऑफ द स्कार ऑफ द टिश्यू। जब टिश्यू के अंदर स्कार बनने शुरू होंगे फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड पोस्ट रीनल यूरिन फ्लो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी हो जाएगी। इन्फेक्शन डैमेज द यूरिनरी ट्रैक इन एपिथेलियल फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन यूरिनरी ट्रैक स्केरिंग, और ये इस तरफ आ गया है रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द लोअर यूरिन ट्रैक, और अल्टीमेटली ये ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट रीनल यूरिन फ्लो कर देगा, यूरिन का फ्लो को रोक देगा, और जब यूरिन फ्लो नहीं रोकेगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, और जब रिफ्लेक्स होगा तो किडनी डैमेज होगा, और जब किडनी डैमेज होगा तो रीनल फेलियर होगा। ठीक हो गया जी। मैनेजमेंट जो है वो ये है कि साथ साथ मैं मैनेजमेंट बताता रहा हूँ, साथ साथ मैनेजमेंट हम आपको बताते रहें कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। सबसे पहले जो बैक्टीरिया आपका आइडेंटिफाई होता है उसका इस्तेमाल करें, और आपके पास बहुत लंबी रेंज है मेडिसिन की भी, जैसे एक्यूर में आपकी अब जब हम शुरू मेरी प्रैक्टिस थी तो हम फौरी तौर पे ना कैनाबास्टाइवा देते होते। कैनाबास्टाइवा जो होता है ना वो फ़ौरन जलन को रोक देता है, और ये जो है ना हमारे हकीम भी है ना, ये भांग को लोगों को पिलाते भी हैं इसके इन्फेक्शन में, भांग कैनाबास्टाइवा। ये शुरू की प्रैक्टिस में मैं सीएम की एक डोज दिया करता था तो अगले दिन, लेकिन इसने मुझे इतना मज़ा नहीं दिया जितना मर्क साल ने दिया, जितना मर्क कार ने दिया, जितना एक इकोजीटर ने दिया, जितना थूजा ने दिया। तो वो लसोड आप इकोलाई लगाएं, आप क्लस्पीला लगाएं, आप प्रोटस लगाएं, आप जो है वो दूसरा क्या नाम था उसका, इंट्रोकोकस लगाएं, स्टेफलोकोकस लगाएं, जो आइडेंटिफाई होता है। तो आप ये देखें, आज एज ए असेसमेंट जब तक नहीं आती तो आप ट्यूबर दे के तो मुतलका मेडिसिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक मैं बहुत ज़्यादा अगर इस पे जाऊँगा कि रीनल फेलियर में फिर क्या क्या होता है, फिर मार्फिनम है, फिर जिंजबर है, फिर क्यूप्रोमार्स है, फिर यूरिया है, फिर बहुत लंबी एक रेंज निकल जाएगी। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ नसोड समझा दूँ, एप्लीकेशन ऑफ नसोड समझा। हो गया जी। तो अपनी तरफ से हमने कोशिश की है जी कि व्हाट इज़ द यूटीआई, तीन जो लफ्ज़ हैं यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, इसके पीछे व्हाट इज़ द स्टोरी, कहानी क्या है, और हमने इसको कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह रमज़ान में आएगा, और फिर वो हम स्पेशल इन्विटेशन आपको देंगे। हो सकता है हमारा वीडियो वहाँ